Hello everyone, welcome to our YouTube channel and today we are starting with class 10th next chapter of history, that is chapter number 4, the making of a global world. So basically हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत सारा कंटेंट कवर करना है, that is the प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो कि ग्लोबलाइजेशन से पहले होता था, the 19th century, the interwar economy, rebuilding a world economy, द पोस्ट वॉर एरा। ऑल्दो ये 4 टॉपिक्स बहुत ही कम लग रहे होंगे आपको, बट जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर सीबीएसई। ओके, सो बेसिकली अगर यहाँ पर बात करें इस चैप्टर से मार्क्स की तो काफी अच्छे यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, और ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना और आज का जो हमारा वर्ल्ड है वो ऐसा इतना इंटरकनेक्टेड कैसे है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, कहाँ से हम लोगों ने शुरुआत करी थी और जो आज का 21st सेंचुरी है आज तक हम यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो अगर हम जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करें तो ग्लोबलाइजेशन आज का नहीं बल्कि बहुत सालों पुराना एक कंसेप्ट है जो कि चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग जस्ट रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज, राइट? यू ऑल नो दैट। सो ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो हिस्ट्री इतिहास रहा है व्यापार का, लोगों का माइग्रेशन, लोग काम ढूंढने जाते थे, पैसा भी उनको अपने साथ लेके जाते थे और भी बहुत सारी चीजें वो अपने साथ लेके जाते थे, जिसकी वजह से एक वर्ल्ड पूरा ग्लोब जो है कनेक्टेड हो चुका है। बहुत सारे ग्रामेटिक चेंजेस हम लोगों को आज की हमारी लाइफ में देखने को मिलेंगे, कैसे आज हम इंटरनेशनल ऑर्डर 1 मिनट में प्लेस कर देते हैं। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है और कहाँ से हमारी जिंदगी इमर्ज होना शुरू हो गई। ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटी हैव बिकम स्टेडीली मोर इंटरलिंक्ड। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंस फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एंड टू एस्केप प्रोसिक्यूशन। बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग जब कहीं पर ट्रैवल करते थे बहुत पुराने ज़माने में, तो लोग उन एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से ट्रैवल करते थे, तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके जाते थे, जैसे कि अपना धर्म का प्रदर्शन करते थे। बहुत बार उनकी ट्रैवलिंग के पीछे स्पिरिचुअल आइडियाज़ होते थे और बहुत बार व्यापार वगैरह के आइडिया होते थे। अपने साथ वो गुड्स लेके जाते थे, पैसा वगैरह सारी चीज़ें लेके जाते थे और उसी के साथ-साथ वो अपने साथ बीमारियाँ भी लेके जाते थे। अगर हम बात करें 3000 बीसी, यहाँ पर एक्टिव कोस्टल ट्रेड जो है इंडस वैली का दिखाया जाता है वेस्ट एशिया में। फॉर मोर देन अ मिलेनिया जो कौड़ीज होती थी वो करेंसी की फॉर्म में यूज होती थी, और यहीं से क्वेश्चन आ भी सकता है, जो कि मालदीव से चल के चाइना से होते हुए ईस्ट अफ्रीका तक का भी चले गई थी। द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स मे बी ट्रेस्ड फार बैक बाय द 7th सेंचुरी, बट द 13th इट हैड बिकम एन अनमिस्टेकेबल लिंक। बेसिकली कहने की बात यह कि जब एक दूसरी जगह से ट्रैवल करते थे लोग, तो अपने साथ गुड्स नहीं बल्कि अपने साथ जो उनकी बॉडी में बीमारियां हैं वो भी लेके जाते थे। और कोविड-19 भी इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है दैट कोविड-19 वर्ल्ड में पूरा पैंडेमिक लेके आया था, बल्कि उसका ओरिजिन एक ही कंट्री में हुआ था। सो क्योंकि पीपल वर ट्रैवलिंग फ्रॉम अनदर कंट्रीज, ये सारी चीजें अलाउड हैं, तो बीमारियां भी उनके साथ जाती हैं। सो ग्लोबलाइजेशन, ये जो पूरा ग्लोबल मेकिंग वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। और जो सबसे पहला जहां से हमने शुरू करा था वो है हमारे पास जो है आपका सिल्क रोड। सबसे पहला जो है गुड एग्जाम्पल है सिल्क रूट। आज भी हम लोगों को देखे तो बहुत सारे वर्ल्ड के हिस्सों को कनेक्ट करा था सिल्क रूट ने। इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा था? क्योंकि मैम यहाँ पर सिल्क के बड़े बड़े चाइनीज कार्गो जाते थे यूरोप में। हिस्टोरियंस इस रूट को सबसे पुराना बनाते हैं। ओवर लैंड एंड बाय सी, knitting together vast region of Asia, linking Asia with Europe and North Africa. They are known to have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. But Chinese pottery also traveled the same route, as did textiles, spices from India and Southeast Asia. तो नाम इसका वैसे सिल्क रूट है, जहाँ पर सिल्क रूट जाती थी, बट इसके रास्ते में बहुत सारी और भी चीजें जाती थी, जैसे कि भारत से मसाले और बहुत सारे कपड़े का रॉ मटेरियल भी यूरोप में जाता था। और वापस ही अपने साथ लेके आते थे गोल्ड एंड सिल्वर और बहुत सारा प्रेशियस मेटल, जो कि यूरोप से एशिया में लाया जाता था। ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। जब भी व्यापार करने जाते तो कल्चर एक्सचेंज होता था। मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो बहुत बार अपने साथ अपनी भाषा लेके जाएंगे, अपने लिए कुछ खाने का भी लेके जाएंगे, तो ये सारी चीज एक्सचेंज होती थी। क्रिश्चियन मिशनरी जब ट्रैवल करते थे इस रूट से, तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती थी। इवन बुद्धिज्म भी इंडिया में आया इसी रास्ते से, और बहुत सारे लोग इंटरसेक्ट करते थे। और ये सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, अगर बात करें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड ट्रैवल्स एंड स्पेगेटी विच इज एंड पोटैटो। अब ये जब हम लोग कहीं से एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे व्यापार करने, वो अपने घर से कुछ खाना पैक करके लेके आते थे, राइट? इवन आप भी अगर कहीं जाते हो तो आप भी अपने घर से कुछ खाना पैक करके लेके जाते हो, है ना? मम्मी हमको पैक करके देती है खाना। जस्ट लाइक दैट, जो बहुत सारे लोग होते थे बच्चे लोग, वो भी अपने साथ खाना लेके यहाँ पर जाते थे, जिसकी वजह से नई नई क्रॉप्स एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने लगी। अब रेडी फूड स्टफ जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके आते थे। एग्जाम्पल लेते हैं नूडल्स का एंड स्पैगेटी का। इट इज बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना एंड बिकेम स्पैगेटी, यानी कि वो कहाँ से
नूडल्स ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना और दूसरी जगह जाके वो स्पेगेटी बन गई। और परहैप्स अरब ट्रेडर्स जो अपने साथ पास्ता लेके आए थे और वो भी आजकल पूरा का पूरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। सिमिलरली इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि यहाँ पर नहीं हुई हैं, बट हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें खाई जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा कॉमन फूड है आजकल पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज़, टोमेटो, चिलीज़ एंड स्वीट पोटैटो एंड सो ऑन। वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर्स। हमारे एंसेस्टर्स को पता ही नहीं था, अपने साथ ये बाहर के लोग लेके आए थे। सरप्राइजिंग बात है ना, जो आलू के पराठा आप इतने चुस्की लेके खाते हो, वो हमारे इंडिया का ही नहीं है। जो कॉफ़ी, चाय आप इतने ज़्यादा टेस्टी-टेस्टी जो है सिप लेके पीते हो, वो इंडिया की नहीं है। वो बाकी लोग अपने भारत में लेके आए थे और ये मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ऐसे में बहुत सारे नए-नए फूड्स हमारे जो हैं यूरोप में एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट, जिसको आज अमेरिका कहा जाता है, उसकी गलती से खोज हुई थी, जो कि पता चलता है कि कितनी सारी चीज़ें अपने साथ लेके बैठा हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स केम फ्रॉम अमेरिकन ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स द अमेरिकन इंडियंस। आज जो हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारा खाना कंज्यूम करते हैं वो अमेरिका से आया हुआ है। काफ़ी सरप्राइजिंग है ना? बट एनीवे, समटाइम्स बहुत बार जो है ना बच्चा लोग जो नई क्रॉप लेके आती थी वो अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लेके आती थी कि मृत्यु और जीवन के बीच में एक लाइन होती थी। जो गरीब लोग थे वो अब अच्छा खाने लग गए तो उनकी ज़िंदगी बढ़ गई। जैसे कि पोटैटो। पोटैटो एक ऐसा फसल होता है कि आपका पेट बड़ा जल्दी भर जाता है और आप बहुत ही हेल्दी फील करते हैं उसको खा के। सो ऐसे में आयरलैंड के जो पुअरेस्ट पेशेंट्स थे बच्चे लोग, वो पोटैटो पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए कि उनको, गरीब लोगों को बस पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो ही दिखता था कि जब बीमारी आई तो उन हज़ारों और जो है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को भुखमरी से मरना पड़ा, क्योंकि एक ऐसा फ़ेमाइन आ गया था यहाँ पर जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा अनाज का क्या हो गया था, नुकसान हो गया था और पोटैटो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाया था। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। यानी कि जब अपने साथ लोग क्या लेके जाते हैं, कुछ एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हम लोग जल्दी से एक्सेप्ट कर लें कि हमारे यहाँ पर कोई विदेशी आया है। लड़ाई झगड़े होते हैं। प्री मॉडर्न वर्ल्ड अगर हम देखें तो 16th सेंचुरी के बाद यूरोपियन सेलर्स फाउंड अ सी रूट टू एशिया एंड आल्सो सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। हम लोगों को पता है कि बहुत पहले हम हमारे देश में सबसे पहले वास्को डिगामा जी आए थे, जिन्होंने भारत की एक तरीके से जो है एशियन कॉन्टिनेंट की खोज करी थी। फॉर सेंचुरीज बिफोर द इंडियन ओशन हैड नोन अ बस्लिंग ट्रेड विद गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम एक्सेट्रा। हम लोग उससे पहले बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे थे, बट धीरे-धीरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारे जो हैं लोग आने लग गए। द एंट्री ऑफ यूरोपियंस हेल्प एक्सपैंड और रीडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लो टुवर्ड्स यूरोप। पहले हम लोग अपने हिसाब से सारा व्यापार चला रहे थे, सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे थे, बट जैसे ही यूरोपियंस की एंट्री हुई, जिनमें से सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज़ हमारे भारत में, गोवा में। ठीक है? तो वो अपने साथ जो है बच्चे लोग हमारी ट्रेड के साथ भी छेड़छाड़ करेंगे, बहुत सारे चेंजेस भी हमारी सोसाइटी में लेके आएँगे। उसकी डिस्कवरी से पहले अमेरिका को बहुत जब तक अमेरिका की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा उसके कॉन्टैक्ट नहीं थे मिलियन ऑफ ईयर्स तक। बट फ्रॉम 16th सेंचुरी जैसे अमेरिका की खोज हो गई तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़मीन और अबंडेंट क्रॉप्स अवेलेबल थी कि उन्होंने ज़िंदगी बदल दी। लोग अब वहाँ पर जाने लगेंगे अपने देश छोड़-छोड़ के। प्रेशियस मेटल पर्टिकुलरली सिल्वर माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको एनहांस यूरोप वेल्थ एंड फाइनेंस इट ट्रेड विद एशिया। बहुत सारी जो है ब्रिटेन में माइंस अवेलेबल होती थी जिसकी वजह से उनके पास बहुत पैसा होता था, तो उनको उस पैसे से ट्रैवल करने का मौका मिलता था और दूसरे देशों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता था। ठीक है, लेजेंड स्प्रेड इन 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट साउथ अमेरिका फेबल्ड वेल, मेनी एक्सपेडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल्ड्रेडो द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। और बहुत बार बहुत ऐसी अफवाहें भी उड़ जाती थी कि सोने के भंडार है और बहुत सारे लोग वहां पर बहुत सारा पैसा खर्च करके उस पूरी खदान को ढूंढने भी जाते थे। पोर्टुगीज और स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट colonization of America were decisively underway by the mid 16th century. European context was not just a result of superior firepower. In fact, the most powerful weapon of the Spanish conquer was not a conventional weapon at all. It was the germs that those of smallpox they carried on their person. Because of the long isolation, America's original inhabitants had no immunity against the diseases that came from the Europe. अब स्पेन के लोगों की बात करें तो स्पेन के बहुत सारे लोग भी जो हैं आपके अमेरिका जाने लग गए, क्योंकि लोगों को खबर लग गई थी कि अमेरिका बहुत बड़ा जो है एक देश है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अबंडेंट में अवेलेबल, आपको जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी। तो ऐसे में जो स्पेनिश के लोग ट्रैवल करते थे यूरोप से, वो अमेरिका ट्रैवल जब करते थे तो उन लोगों को पता चला कि स्पेनिश लोग अपने साथ एक बीमारी जो कि स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी भी लेके पहुंचे। जब अमेरिका के लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ तो अमेरिका के लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां लगने लग गई और ऑब्वियसली बच्चे लोग वो लोग प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि उन लोगों के अंदर उस पर्टिकुलर चैलेंज को फेस करने के लिए उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं थी। अब जब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई तो बच्चे लोग इसको कॉन्टिनेंट में इतना ज़्यादा धक्का लगा कि इट किल्ड एंड डिसिमेटेड होल कम्युनिटीज पेइंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट। यानी कि स्पेनिश लोगों ने इतनी ज़्यादा बीमारी अमेरिकन लोगों तक पहुंचा दी कि उनकी पूरी की पूरी एरिया में से जनसंख्या ही खत्म हो गई, जिसकी वजह से अब उनको जो है यहाँ पर क्या मिल गया, एक स्कोप मिल गया कि अब वो उस एरिया को कैप्चर कर लें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब गन्स वगैरह भी जो है बच्चे लोग, गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न अगेंस्ट इन्वेडर्स। गन्स वगैरह ये लोग लगाते थे, यानी कि अमेरिका भी
एक तरीके से हम देखें तो कहीं न कहीं एक एक टाइम पर वो भी किसी के वश में था। बट नॉट दीज़ डिजीज़ स्मॉल पॉक्स टू व्हिच द कॉन्करर्स वर मोस्टली इम्यून। गन्स वगैरह तो थी बट बीमारी अगर लग जाए तो फिर क्या बीमारी से तो नहीं लड़ सकते ना। गन से कितना दुश्मन को हरा दोगे? अगर उसने आपके ऊपर जो है कोविड-19 में मास्क लगा के चलते थे, किसी को कोविड फैलाना होता तो काफ़ी ईज़ी होता था। हैं, भले ही जो है सामने वाला इंसान AK-47 लेके बैठा हुआ हो। अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर बहुत ही कॉमन थे यूरोप की सिटीज़ में। सिटीज़ बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी, बहुत ही डेडली डिसीज़ेज़ वो जल्दी-जल्दी बढ़ रही थी। यहाँ तक कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे क्योंकि ब्रिटेन में लोग पढ़ने-लिखने लग गए थे, मार्टिन लूथर जैसे लोग आने लग गए थे। रिलीजियस डिसेंटर्स जो थे वो प्रोसिक्यूट हो रहे थे। डिसेंटर्स वो लोग होते हैं जो भी बिलीफ सिस्टम था रोमन कैथोलिक चर्च वगैरह का, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स जो स्टेरियोटाइप्स थे, उन लोगों का लोग अब जो है विरोध करने लग गए थे और ऐसे में लोगों को जेल में भी डाला जा रहा था। ऐसे में बहुत सारे लोग यूरोप छोड़ के अमेरिका भाग गए और 18th सेंचुरी में उनको काम लगता था मिल जाएगा और बहुत सारे जो हैं अफ्रीका से भी जो है प्लांटेशन लोगों को पकड़-पकड़ के कराया जाता था। Until well into the 18th century, China and India were among the world's richest country. अगर 18th सेंचुरी की बात करें, वेल इनटू द 18th सेंचुरी इंडिया और चाइना बहुत ही ज़्यादा रिच होते थे। बट आपको भी पता है कि चाइना एक स्टेप लेगा जिसकी वजह से उसकी इकॉनमी बच जाएगी, बट इंडिया जो कि एक स्टेप नहीं लेगा जिसकी वजह से उसकी इकॉनमी भी आज भी हम लोग सफ़र कर रहे हैं। They were also preeminent in Asian trade. However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contracts and retreated into isolation. बट 15th सेंचुरी में ही चाइना ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे और बोला था कि मुझे किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करना है, मुझे अकेले में रहना और अपने देश के लोगों को खुश रखना है। बट चाइना का रोल यहाँ पर रिड्यूस हो गया तो इससे अमेरिकन की ग्रेजुअली इंपॉर्टेंस बढ़ गई और सारे लोग अब उस तरफ ट्रेड करने लग गए। यूरोप अब क्या बन गया है, सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बन जाता है और इंडिया एक ऐसा ऑप्शन निकल के आएगा जो बहुत मदद करेगा ब्रिटेन की यानी कि यूरोपियन कंट्रीज की। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 19th सेंचुरी 1815 टू 1914 यानी कि ये वो 99 साल हैं जब तक बहुत सारा बदलाव आएगा और इतना बदलाव आएगा कि इट विल इवन लीड टू वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 तक चलेगा। अब हमें साथ ही साथ पूरा नेशनलिज्म वाला चैप्टर भी अपने दिमाग में थोड़ा सा रखना है सो दैट वी कैन ट्रैक द हिस्ट्री ऑफ दिस चैप्टर। द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हुआ है 19th सेंचुरी में, भले ही वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक हो, बहुत सारे चेंजेस आए और अब लोगों के रिश्ते भी। 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और या फिर फ्लो जो है यहाँ पर वो आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, इसका एक बार देख लेना। द फर्स्ट फ्लो इज कि जब लोग अपने साथ क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है, अपने साथ गुड्स लेके जाते थे, क्लोथ या फिर वीट। सेकेंड फ्लो है लेबर का, जब माइग्रेशन होता था इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब उनको अपने देश में काम नहीं मिलता था तो दूसरे देश में काम ढूंढने जाते थे। द थर्ड मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि पैसा इन्वेस्ट करा जाता था जो कि आज भी करा जाता है। ये सारे फ्लो जो हैं बहुत ही तीनों अच्छे से कनेक्टेड हैं और बहुत ही डीपली जो हैं इंटर रूटेड है। द इंटरकनेक्शन कुड समटाइम बी ब्रोकन। फॉर एग्जांपल, लेबर माइग्रेशन वाज ऑफ्टन रिस्ट्रिक्टेड देन कैपिटल और गुड फ्लो। बहुत बार माइग्रेशन नहीं हो पाती थी लोगों की, बाकी जो हमको गुड्स वगैरह चाहिए होते थे, पैसे चाहिए था, वो उस पर कोई रोकथाम नहीं होती थी। पर फिर भी हमारी 19th सेंचुरी की इकोनॉमी कैसी थी, ये तीनों फ्लोज को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर एक वर्ल्ड इकोनॉमी विल बी टेकिंग शेप। हम देखें कि हम लोगों को कहाँ से समझना चाहिए, तो फूड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि ट्रेडिशनली कंट्री लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। सारी कंट्री चाहती थी कि उनके लोगों के पास अच्छा खाना रहे। बट इन द 19th सेंचुरी ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंट फूड मेंट लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अब लोगों को यहाँ पर जो है एक नया चैलेंज देखने को मिलता है ब्रिटेन में। पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उसके वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ जाती है। अर्बन सेंटर एक्सपैंडेड, इंडस्ट्री ग्रो, द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेंट अप पुशिंग अप द फूड ग्रेन प्राइसेस। अब सबसे ज़्यादा लोगों की यहाँ पर परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी क्योंकि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही है। इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही है तो पैसा कमाया जा रहा है। लोगों की अब पैसा कमाया जा रहा है तो वो अच्छा खाएँगे और अच्छा खाएँगे तो उनको ज़्यादा एग्रीकल्चर गुड्स चाहिए होंगे। बट अंडर द प्रेशर बच्चे लोग यहाँ पर आपको लोगों को चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि बहुत सारी चीज़ों को बाहर से मंगाना पड़ता था ब्रिटेन को। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चर गुड्स नहीं हो रहे थे, तो बहुत बार ब्रिटेन के जो लोग थे वो बाहर से चीज़ें मंगाते थे। बट अंडर द प्रेशर फ्रॉम द लैंडेड ग्रुप्स, क्योंकि लोग जो हैं अपने खुद के लोगों का चीज़ें नहीं खरीद रहे थे, तो जो लैंडेड ग्रुप्स थे उन्होंने बोला सरकार को कि लोग हमारी चीज़ें नहीं खरीदते तो उसका कुछ करो। तो ऐसे सरकार ने जो है क्या कर दिया, कॉर्न का जो है क्या कर दिया, इम्पोर्ट होता था उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, यानी कि बाहर से नहीं आएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट
ने जैसे ऐसे अलाउ करा जिसको कॉर्न लॉ कहते हैं। अनहैप्पी विद द हाई फूड प्राइसेस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन ड्वेलर्स फोर्स द अबॉलिशन ऑफ द कॉर्न लॉ। यानी कि अगर एग्रीकल्चर की सुनी तो मैन्युफैक्चरिंग वाले हर्ट हो गए, टर्शियरी सेक्टर वाले हर्ट हो गए, तो फिर जो है इतना प्रेशर में आके ये सारा क्या करना पड़ा, दोबारा से कॉर्न लॉ हटाना पड़ा। ये कॉर्न लॉ के बारे में सवाल आ सकता है कि क्या है। बेसिकली बच्चे लोग जो बाहर से कॉर्न आता था उस पर ब्रिटेन की सरकार ने रोकथाम लगा दी थी। बट सिंस जो यहाँ पर खुद के लोग ब्रिटेन के कॉर्न बेच रहे थे वो अपनी मनमानी चलाते थे, बहुत हाई प्राइस रखते थे। अब जो दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग थे वो उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे, तो सरकार को ये कानून हटाना पड़ा। अब जैसे ही कानून हटाया तो फूड अब दूसरी-दूसरी कंट्री से आने लग गया, वो भी बहुत सस्ता। इंडिया जैसी कंट्री से आने लग गया, अफ्रीका जैसी कंट्री से आने लग गया। जो कि क्या है, व्हिच कुड बी आल्सो प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, और विद इन द कंट्री भी बच्चे लोग उसको जो है बनाया जा सकता था। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज़ अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट्स। अब ब्रिटिश का पूरा जो एग्रीकल्चर था वो इम्पोर्ट से कम्पीट नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत सस्ता था। वास्ट एरिया ऑफ लैंड वर नाउ अनकल्टिवेटेड। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर खेती करनी छोड़ दी और थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क। जो भी लेबरर क्लास होती थी उनको काम से निकाल दिया गया और वो क्या है, सिटीज में जाने लग गए और उन्होंने सात समुंदर पार जाके भीड़ करनी शुरू कर दी। एज फूड प्राइसेस फेल, कंजम्पशन इन ब्रिटिश रोज। अब ऐसे में बच्चे लोग जब सस्ती चीजें बाहर से आ रही हैं तो बहुत ज्यादा पैसा गिर गया है, तो अब गरीब से गरीब इंसान भी यहाँ पर खाना खा पा रहा था। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से लोगों की हायर इनकम हो गई, ज्यादा से ज्यादा खाना वो खा पा रहे थे। अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लैंड्स वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन बिगैन टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। अब बहुत सारे देशों को जब पता चला कि ब्रिटिश में इतनी ज्यादा डिमांड हो गई है कि लोगों की खाने के लिए, तो बहुत सारे जमीनों को क्लियर कर दिया गया ताकि ब्रिटेन की सारी यहाँ पर जो भी नीड्स है वो पूरी करी जाए। इट वॉज नॉट इनफ मेरली टू क्लियर लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए जमीन क्लियर कर दी तो सारा काम बाकी खुद ही हो जाएगा। रेलवेज को भी लिंक करना होता था, नए पोर्ट्स भी बनाने होते थे एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाने के लिए, और लोगों को भी वहां पर सेटल करना होता था कल्टीवेशन के लिए, इसके बहुत पैसा चाहिए था। तो कैपिटल और लेबर भी एक जगह से दूसरी जगह, और कैपिटल भी लंदन से बहुत ज्यादा आता था। The demand for labor in places where labor is was in short supplies in America and Australia led to more migration। और जहाँ पर बहुत कम लेबर था बच्चे लोग, वहाँ पर और ज़्यादा लोगों को पहुँचाया गया ताकि ब्रिटेन के लोगों के पेट की भरपाई हो सके। Nearly 50 million people emigrated from Europe to America and Australia in the 19th century। 19th सेंचुरी की बात करें तो 50 लाख लोग जो हैं यहाँ पर, वो भी 19th सेंचुरी में कहाँ चले जाते हैं, यूरोप को छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो सारी काम हो सकते हैं जो कि ब्रिटेन में नहीं हो पा रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो 150 मिलियन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और वो कहाँ चले गए, सात समुंदर पार करके एक बेटर फ्यूचर ढूंढने दूसरे दूसरे देशों में जाने लग गए। दस बाय 1890 एक ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी नई तरीके की ही शेप ले गई कि अब क्या है, आपको लोगों को समझ में आएगा कि अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स चेंजेस, लेबर मूवमेंट, capital flow, ecology and technology, food no longer came from a nearby village or town but from the thousands of miles away। तो अब जो ब्रिटेन के लोग थे वो सिर्फ जो हैं अपने देश का खाना नहीं खा रहे थे, या यूरोपियन कंट्रीज अपने देश का खाना नहीं खा रही थी। अब वो अमेरिका से, इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज और अफ्रीका जैसी कंट्रीज से खाना मंगा के खा रही थी। It was not grown by a peasant tilling his own land, but an agriculture worker perhaps recently alive who is now working on a large farm that only a generation ago had mostly like been a forest। अब लोग जंगलों को भी काट काट के काम कर रहे थे। रेलवे से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, जिसको बहुत अच्छे तरीके से शिप से जो है सस्ते रेट पर बाकी सारे एरियाज में जो है पहुंचाया जाता था। बहुत सारे ड्रामेटिक चेंज है, दो ऑन अ स्मॉलर स्केल अकर क्लोजली टू आर इंडिया, मेजरली इन द वेस्ट पंजाब। अब ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हुई, हम लोगों को भी जबरदस्ती खेती कराई गई, वो हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग क्या थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने बहुत अच्छे इरिगेशन नहर बनाई, ट्रांसफॉर्म करा हमारा सेमी डिजर्ट एरिया, क्योंकि मैम ब्रिटेन में डिमांड्स बढ़ रही है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर इनफर्टाइल लैंड था उसको भी फर्टाइल करा, और अब उस लैंड पर व्हीट और कॉटन की पूरी फसल उगाई जा रही थी, जिनको कैनाल कॉलोनीज कहा जाता है। उन एरियाज को इरिगेट करके बहुत सारे लोग वहां पर अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब में भी सेटल होने लग जाते हैं। तो मे बी इफ ब्रिटेन ने ऐसा नहीं करा होता तो हम ये कह सकते हैं कि शायद आज पंजाब के लोग कोई बिजनेस कर रहे होते या फिर किसी और एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। तो हमारे इंडिया में जो है ये एग्रीकल्चर पंजाब में इंट्रोड्यूस करना किसका, ब्रिटेन की देन थी। ऑफ कोर्स फूड एक एग्जाम्पल था, सिमिलरली हम ये कॉटन में भी देख सकते हैं, वो हमने जो क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर 2 में पढ़ा था, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर, कि कैसे हम लोगों से कॉटन का भी खेती करवाया जाता था जबरदस्ती। रबर भी इसमें एक एग्जाम्पल था, इंडीड सो रैपिडली डिड रीजनल स्पेशलाइजेशन। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि मसाले वगैरह भी इंडियन जो हैं गवर्नमेंट, और इंडिगो की खेती, ये सारी चीजें हम लोगों से कराई जाती थी।
बिटवीन 1820 एंड 1914 वर्ल्ड ट्रेड अब एस्टिमेटेड मल्टीप्लाइड बिटवीन 25% हो रहा था तो 40 टाइम्स हो रहा है। नियरली 60% ऑफ ट्रेड कंप्राइज प्राइमरी प्रोडक्ट दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सच एज व्हीट, कॉटन एंड मिनरल सच एज कोल। तो इस पूरे के पूरे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में इंडिया का भी बहुत ज्यादा रोल है। और ये हमारे यहाँ पर मैम कैनाल कॉलोनीज बना के पूरा का पूरा प्रोडक्शन को कंट्रोल करा जाता था और मेजर चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हो रही थी। हमारा 2.2 का जो टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ऐसे में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? तो देखो जो रेलवे होती थी, स्टीमशिप होती थी, टेलीग्राफ होता था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थे और इनके बिना तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आज आजकल जैसी चीजें बहुत ही फास्ट एंड फॉरवर्ड हो गई उसी तरीके से। वर ऑफ्टन द रिजल्ट ऑफ लार्जर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल कॉलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। अभी हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रेलवेज लगाई थी, राइट? क्यों लगाई थी? अब ऐसा तो नहीं कि वो इंडियंस को बहुत ज़्यादा एडवांस होते देखना चाहते थे, क्योंकि मैम वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को जो है क्या करते थे, पहुँचाते थे और फिर उसको देश से बाहर ले जाते थे। अगर वही चीज़ें जो है रोड से ट्रैवल करनी होती या फिर खुद गाड़ियों में रख के ट्रैवल करवानी होती तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता। तो ये लोग हमारे यहाँ पर रेलवेज को फास्टर कर रहे थे, लाइटर वैगन्स बना रहे थे, बहुत बड़ी-बड़ी शिप्स जो हैं बना रहे थे जिनमें फूड ज़्यादा चीपली जाएगा और क्विकली जाएगा फार अवे फार्म्स टू फाइनल मार्केट्स, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल था। अब यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टेक्नोलॉजी का। अगर टेक्नोलॉजी पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ये पूरे पॉइंट्स लिखने हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें यहाँ पर देखो, बहुत सारे जो यूरोप में लोग थे वो मीट खाते थे, क्योंकि यूरोप एक क्या है, बहुत ही कोल्ड जो है कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है। जिसकी वजह से बच्चे लोग वो लोग मीट का काफ़ी ज़्यादा कंज़म्पशन करते थे। बट 1870s तक क्या होता था कि वो ज़िंदा एनिमल्स लाइव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप लेके आते थे, ठीक है? अब जब वो अमेरिका से यूरोप लेके आते थे ज़िंदा, तो इतना टाइम लगता था कि उनको स्लॉटर करते थे अपने देश में लाके, यूरोप में। बट ऐसे में बहुत सारे जो एनिमल्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे। बड़े-बड़े एनिमल्स वो बहुत ही एकदम घुटे-घुटे आते थे, जो कि आधे रास्ते में ही मर जाते थे। बहुत बीमार हो जाते थे, उनका वेट कम हो जाता था और वो खाने लायक नहीं, वो सड़ जाते थे बेसिकली। इसीलिए मीट एक बहुत ही एक्सपेंसिव लग्ज़री थी, जो कि आम जनता के बिल्कुल भी हाथों में नहीं थी। तो ऐसे में ही उसका हाई प्राइसेज़ मार्केट में बिल्कुल जो है होता था। ऑब्वियसली चीज़ है, जब कोई चीज़ कम अवेलेबल होती है तो उसका प्राइस हाई होता है। अब यहाँ पर डिमांड जब जो है, प्रोडक्शन जो है, वो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चेंज होना था और वो हुआ अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड दैट इज आपका रेफ्रिजरेटर शिप्स। अब ऐसे जहाज बनने लग गए जिनमें फ्रिज होता था, जिसके वजह से क्या होने लग गया कि अब पेरिशेबल गुड्स को बच्चे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जा सकता था। कैसे? अभी एनिमल्स को ना स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मार दिया जाता था, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और उसको फिर यूरोप लेके आया जाता था फ्रोज़न मीट। तो ये इतनी चीज़ें तो आपको पता चल गई कि ब्रिटेन क्यों एक समय पे इतना पावरफुल था, क्योंकि मैम उसने बहुत सारे एरियाज़ कैप्चर करे हुए थे, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्यून था, उसने जल्दी ट्रैवल करना शुरू कर दिया और बाकी एरियाज़ को कैप्चर कर दिया। वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती उनका काम छुड़वा के उनकी लाइफ़ को चेंज करके कंट्रोल कर दिया एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ अ वेरी, वेरी डेवलप्ड कंट्री इन टुडेज़ 21st सेंचुरी, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें क्या हो रहे थे, जिसकी वजह से शिपिंग की भी कॉस्ट कम हो गई। ठीक है? जो प्राइसेज़ थे मीट के वो भी कम हो गए, जब प्राइस कम हो गए तो गरीब लोग भी खाने लग गए। अब जब गरीब लोग भी डाइट अच्छी लेने लग गए तो हेल्दी होने लग गए और जो मोनोपोली ब्रेड और पोटैटोज़ की थी अब वो बिल्कुल खत्म हो गई, अब वो अपनी डाइट में मीट भी ऐड कर पा रहे थे। बेटर लिविंग कंडीशन की वजह से सोसाइटी में पीस रहने लग गया और लोग जो हैं अब दूसरे एरियाज़ को कैप्चर करने के लिए और ज़्यादा ताकतवर हो रहे थे। ठीक है? तो अब हमारी एक्सरसाइज़ है 2.3 दैट इज़ लेट 19th सेंचुरी कोलोनियलिज़्म। अब ये लोग अपना पूरा पेट भर के, अपना पूरा बिज़नेस फ्लरिश करके अभी दूसरों की थाली पे नज़र डालेंगे। अब ये सारे जो व्यापार फ्लरिश हो रहा था, मार्केट एक्सपैंड हो रही थी, बट ये क्या था बच्चों लोग, ये एक्सपैंड सिर्फ किसका हो रहा था? ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी का ही नहीं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज़ दैट देयर वाज़ अ डार्कर साइड टू दिस प्रोसेस। इस पूरे की पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही छुपी हुई बात भी थी। वो क्या थी? इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड क्लोज़र रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी आल्सो मेंट अ लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड। जब लोगों से ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी आज़ादी और उनकी ज़िंदगी जीने का जो ज़रिया है, वो खत्म हो रहा था। लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट प्रोड्यूस मेनी पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस थ्रू व्हिच द कॉलोनाइज्ड सोसाइटी वाज ब्रॉट इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये एग्जांपल हमने क्लास 9th में भी एक पढ़ा है कि किस तरीके से ब्रिटेन ने पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है काट दिया था और बहुत सारे तरीकों से जो है इकोलॉजी को डिसबैलेंस करा और यहाँ तक कि बहुत सारे एनिमल्स को, फ्लोरा फौना की जो चीज़ें थी उनको भी बहुत ज़्यादा डैमेज करा। तो यूरोपियन जो भी लोग थे बच्चे लोग, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाते-दिखाते दूसरों को बहुत नुकसान कर रहे थे। इनफैक्ट अगर आप फिगर 10 को देखो तो इन फैक्ट दिस वाज़ ऑलमोस्ट हाउ राइवल यूरोपियन पावर्स इन अफ्रीका ड्रू अप द बॉर्डर्स डिमार्केटिंग देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज़। अब बहुत सारी जो यूरोपियन पावर्स थी, यानी कि अलग-अलग देश थे, जैसे कि डच लोग, फ्रांस लोग, पुर्तगाली लोग, ये सारे लोग अलग-अलग एरिया को ऐसे कैप्चर करते थे जैसे कि उन्होंने स्केल से लाइन बनाई हुई हो।
In 1885, the big European powers met in Berlin to complete the carving of African between them. Britain and France made vast addition to their overseas territory in late 19th century. Even Belgium and Germany also became colonial power. The US also became a colonial power in late 90s by taking over some colonies earlier held by Spain. तो बेसिकली क्या है कि अब लोग इंपीरियलिज्म फैला रहे हैं, दूसरों की एरिया कैप्चर कर रहे हैं। मैम वो कैसे पॉसिबल होगा? वहाँ के लोग बहुत ही वीक हैं। वहाँ के लोगों को बीमारियाँ दी जा रही है, वहाँ के लोगों को डिपेंडेंट बनाया जा रहा है अपने ऊपर और फिर उनको कंट्रोल करा जा रहा है। हमारे यहाँ पर पंजाब से शुरू हुआ था। पंजाब में कैसे जो है हमारे जो फार्मर्स थे उन लोगों को लेबर का काम करा के पूरा का पूरा चीज़ें कंट्रोल हुए। पर धीरे-धीरे बच्चे लोग आपको एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखना है कि कैसे ये लोग कंट्रोल करते हैं। अफ्रीका में जहाँ पर बच्चे लोग एक बहुत ही भयंकर बीमारी फैल जाती है जिसको कैटल प्लेग कहते हैं या फिर उसको रिंडरपेस्ट भी कह सकते हो। टेरिफाइंग इम्पैक्ट था वहाँ पे और उनकी लोकल इकोनॉमी पे। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यूरोपियन इंपीरियल इम्पैक्ट का जो कि कॉलोनाइज्ड सोसाइटी ने करा। इट शोज हाउ इन दिस एरा ऑफ कॉन्क्वेस्ट इवन डिजीज अफेक्टिंग कैटल रीशेप द लाइफ ऑफ फॉर्चून ऑफ पीपल एंड देयर रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर हिस्टोरिकली अगर देखें तो अफ्रीका पे के पास बहुत सारी ज़मीन थी, ठीक है? अब बहुत सारी ज़मीन और बहुत कम पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियंस अट्रैक्ट हो जाते हैं अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका के पास बहुत सारी रिसोर्सेज थी। अब यूरोपियंस जब अफ्रीका आते हैं उनको लगता है कि उनको अच्छी प्लांटेशन मिलेगी, माइंस मिलेंगी, वो सारा पैसा कमा सकता है और उसको यूरोप भेज सकते हैं, यानी कि चांदी-चांदी हो जाएगी। बट देयर वाज़ एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, अ शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंगली टू वर्क फॉर वेजेस। अफ्रीका के लोग क्या काम करते थे? वो लोग इतना ही काम करते थे कि उन लोगों का काम चल जाए। बेसिकली वो खाते थे, पीते थे और सो जाते थे। थोड़ी बहुत जो ज़मीन अवेलेबल है उसको ही कल्टीवेट करते थे। तो बहुत जो है जब वहाँ पर यूरोपियंस पहुँचे अफ्रीका में तो उन्हें लगा कि हम लोगों को क्या चाहिए? लेबर चाहिए। अगर मान लीजिए ज़मीन है तो ज़मीन में माइंस हैं, माइंस में मिनरल्स अवेलेबल हैं, उसको काम करने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कोई जादूगर है तो हमारा काम ऐसे हो जाएगा। क्या चाहिए? इंसान चाहिए। इंसान कम है और इंसान जो कम है वो रेडी नहीं थे काम करने के लिए कि उन्हें पैसा चाहिए। वेजेस यानी कि कुछ उनको दिहाड़ी चाहिए, वो उनको नहीं चाहिए थी। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स के लिए या फिर यूरोपियन पावर्स के लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी कि अफ्रीका के लोगों का इलाज क्या करा जाए। तो ऐसे में एम्प्लॉयर्स ने बहुत सारे मेथड यूज़ करे जैसे कि वो रिक्रूट और रिटेन करने के लिए लेबर को। बहुत सारे टैक्स ये लोग उन्हीं के ही ज़मीन पे जाके उन्हीं पर ही लगा देते थे और बोलते थे कि अगर आप प्लांटेशन का काम करोगे और अगर जो है तो ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर का काम करोगे या फिर सिर्फ़ अपनी नोमैडिक हैबिट्स को ही फ़ॉलो करोगे तो हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। इनहेरिटेंस लॉज़ को भी चेंज कर दिया गया, यानी कि जो फैमिली के पास कोई ज़मीन होती थी अब वो अपने बेटे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता और पेशेंट्स को अपने एरिया से डिस्प्लेस होना पड़ता था नेक्स्ट जनरेशन को। उसी के साथ-साथ अब एक ही जो है ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली वाज़ अलाउड टू इनहेरिट लैंड, यानी कि एक ही को ही ज़मीन मिलेगी, वही खेती कर सकता है। बाकी अगर किसी के 5 बच्चे तो 4 बच्चे ऐसे ही हो जाएँगे, तो उन्हें ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स के लिए काम करना पड़ेगा। एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ व्हिच द अदर्स वर पुश्ड इंटू लेबर मार्केट, बाकी सारे लोग लेबर मार्केट में आ जाते थे। माइन वर्कर्स भी कंपाउंड्स में रहते थे और वो लोगों को फ्रीली घूमने की भी आज़ादी नहीं थी। उसी के साथ-साथ बच्चे लोग फिर जो है अफ्रीका को और नज़र रख गई और वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर कैटल डिज़ीज़ फैल गई। जो थोड़े बहुत बाकी बचे हुए लोग थे जो बिल्कुल भी ब्रिटेन की जो है जाले में नहीं फँस रहे थे, वो भी फँस जाएँगे अब। ये जो रेंडरपेस्ट था यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा बीमारी थी जो एनिमल्स को हो जाती है जिसकी वज़ह से ये लेट 1880s में पहुँची थी। इट वाज़ कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स इन्वेडिंग एट्री एंड ईस्ट अफ्रीका। अब इटालियन क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है, राइट? ठीक है? जो इटालियन लोग हैं वो कहाँ के हैं? वो यूरोप के हैं। ठीक है? जो कि आज एक इटली देश है। अब इन लोगों को क्या करता किया जाता था बच्चे लोग, बहुत ज़्यादा इन लोगों को क्या खाने की आदत है? मीट खाने की आदत थी। अब ऐसे में जो इन्फेक्टेड कैटल आ रही है या फिर जो भी चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हैं उसकी वज़ह से जो अफ्रीकन एनिमल के कॉन्टैक्ट में जो आते थे तो बहुत ज़्यादा उनको बीमारी हो जाती थी। जैसे ही वो अफ्रीका में आए, रेंडरपेस्ट मूव वेस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर रीचिंग अफ्रीका's अटलांटिक कोस्ट इन 1892। जैसे ही ये बीमारी फैली इतनी तेज़ फैली कि जैसे कि जंगल में आग लग गई हो। इट रीच द केप अफ्रीका सदर्न टिप तक ये पहुंच गई। 5 सालों में 90% ऑफ द कैटल डाइड, व्हिच मीन्स कि जो 90% लोग कैटल अपनी लाइवलीहुड पर डिपेंड थे, यानी कि जो एनिमल का पूरा जो है देख रेख करते हैं, उनका जो भी बिजनेस है वो चला रहे हैं, अब वो नहीं करेंगे, उनकी कैटल ही नहीं बची है तो उन्हें क्या काम करना पड़ेगा? उनको यूरोपियन कंट्रीज के लिए काम करना पड़ेगा। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड, परहैप्स planters, my northern and colonial government now successfully monopolized what scarce cattle resource remained। जो थोड़ी बहुत कैटल बची भी थी उनको भी इन लोगों ने अपने अंडर कर लिया। अब हर कोई फ्रीली नहीं घूम सकता था और ना चाहते हुए भी उनको फोर्सफुली लेबर मार्केट ज्वाइन करनी पड़ी, और ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन जो है कंट्रोल यहाँ पर ना रहे। सो सिमिलर स्टोरीज, बहुत सारी ऐसी सिमिलर स्टोरीज हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट टॉपिक है 2.4। हमारे इंडिया में भी हम लोगों को ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है।
इंडिया भी एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम्पल है, हमारे यहाँ से भी माइग्रेंट्स को लेके जाया जाता था ब्रिटेन की मदद करने के लिए। ये एक टू साइडेड है, हम यहाँ पर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं किसी और देश की हो रही है, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा हमें भी मिल रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो सिक्के का दूसरा पहलू था, उसपे कुछ और ही नज़र आता था। लोग बहुत ही ग्रेटर माइज़री में रहते थे, हायर इनकम थी किसी के लिए बट पॉवर्टी थी दूसरे के लिए। उनको अपने घर छोड़ के जाना पड़ता था और उनको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम सहनी पड़ती थी। 19th सेंचुरी में हज़ारों और जो है इंडियन और चाइनीज लेबर को प्लांटेशन और माइंस में और रोड रेलवेज कंस्ट्रक्शन ऑल अराउंड द वर्ल्ड लेके जाया जाता है। इंडिया में इंडेंजर्ड लेबर जो है कॉन्ट्रैक्ट के तहत हायर करे जाते थे और उनको प्रॉमिस करा जाता था कि 5 साल बाद आपको वापस आपके देश भेज देंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं भेजा जाता था। बहुत सारे जो इंडियन एनजेंडर्ड वर्कर्स थे वो कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इन द 19th सेंचुरी दीज रीजन एक्सपीरियंस मेनी चेंजेस, कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, लैंड rents rose, land were cleared for mines and plantation. All this affected the lives of poor. They failed to pay their rents and became deeply indebted and were forced to migrate in search of work. जब ब्रिटिशर्स ने इन लोगों का जीना बिल्कुल हराम कर दिया, इनसे बहुत ज़्यादा टैक्स हमारे यहाँ पर लिया जाता था। ऐसी खेती करवाई जाती थी जिससे 3-4 साल के लिए ज़मीन क्या हो जाएगी, बिल्कुल बंजर हो जाएगी, ऐसी खेती उनसे करवाई जा रही थी। जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। और इनको कहाँ ले जाया जाता है, इनको जो हमारे इंडियन लोग इनको कहाँ लेके जाते हैं, कैरिबियन आइलैंड, इनको मॉरिशस, फिजी लेके जाया जाता है, जहाँ पर बच्चे लोग इनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। ठीक है? उसी के साथ-साथ हम थोड़े बहुत जो लोग जा रहे थे, थोड़े पास में भी जा रहे थे, तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू साइलन एंड माला, ठीक है? ये हमारे पड़ोसी देश के पुराने नाम हैं। इंडेंजर्ड वर्कर्स वर आल्सो रिक्रूटेड इन टी प्लांटेशन इन असम, और असम का एग्जांपल जो हमने देखा था इमिग्रेशन एक्ट जहाँ पर लगा हुआ था, बिना पूछे और बिना बताए कहीं जा भी नहीं सकते थे, और जब इनके पास स्वराज का आइडिया पहुँचा था, तो ये टी प्लांटेशन छोड़ के चले गए थे। रिक्रूटमेंट कैसे होती थी मैम? जो है एजेंट लगाए गए थे, किसकी तरफ से? ब्रिटिशर्स की तरफ से, यानी कि यूरोपियंस की तरफ से, और उनको एक छोटी-सी कमीशन मिलती थी, जितने लोग वो लेके आएँगे और उतनी ज़्यादा उनको कमीशन मिलने वाली थी। बहुत सारे लोग अपने घर से भी निकल जाते थे और वो बिल्कुल राज़ी हो जाते थे, क्योंकि उनको अपने घर में बहुत ही गरीबी और ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। एजेंट्स बहुत बार गलत इन्फॉर्मेशन भी देते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनका मोड ऑफ ट्रैवल क्या होगा, वो कितना काम उनको मिलेगा और क्या उनकी वर्किंग कंडीशन थी, यानी कि सब कुछ बढ़ा-चढ़ा के बताया जाता था। ऑफ्टन माइग्रेंट्स वर नॉट इवन टोल्ड दे वर एम्बार्क्ड ऑन अ लॉन्ग सी वॉक। बहुत बार जो समुद्र के रास्ते जाए जाते थे, तो उनको नहीं बताया जाता था, उनको फेक प्रोमिसेस करवाए जाते थे। समटाइम्स एजेंट्स इवन फोर्सिबली अबडक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट्स, और बहुत बार जबरदस्ती भी जो है उनको ले जाया जाता था। 19th सेंचुरी में इंडेंजर्ड लेबर इतना ज़्यादा भयंकर हो गया कि उसको एक नया सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी कहा जाने लगा। जैसे ही वो प्लांटेशन में आते थे, लेबर्स को कंडीशन बिल्कुल अलग लगती थी जो उन्होंने इमेजिन करी थी, और उनकी लिविंग और वर्किंग कंडीशन बहुत ही हार्श थी, और कोई भी लीगल राइट्स नहीं थे। उनसे 12-12 घंटे और 18-18 घंटे काम कराया जाता था लगातार। वर्कर्स बट फिर भी एक यहाँ पर अपना सर्वाइव करने का मौका ढूँढ लेते हैं, तो वो बहुत बार तो भाग जाते हैं जंगलों में, बट अगर पकड़े जाते हैं तो उनको बहुत बुरी पनिशमेंट मिलती है। जो बाकी लोग थे उन्होंने उनको लगा कि अब तो जो हो गया है वो हो गया, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, और वो बहुत सारे अलग-अलग कल्चर से आए हुए लोग एक ही अपना नया कल्चर ब्लेंड करके बना लेते थे। ठीक है? जैसे कि बच्चे लोग त्रिनाद, द एनुअल मोहर्रम प्रोसेशन वाज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिचुअस कार्निवल कॉल्ड होस्से, ठीक है? In which workers of all races and religions joined. Similarly, the protest religion of Raftarism, जो कि बॉब मार्ले का काफ़ी एक फेमस जो है सोशल एंड कल्चरल लिंक बनाया गया। इंडियन माइग्रेंट्स जो कैरिबियन गए हुए थे, अब वो सारे लोग भी क्या करने लगे, मिक्स कल्चर बना के अपना मन लगाने लग गए। तो यहाँ पर चटनी म्यूजिक पॉपुलर इन ट्रिनिडाद एंड गुयाना एक अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन है, जो कि एक जो भी इनके साथ हो रहा था, भले ही लैंग्वेजेस अलग हो, बट हो तो सेम ही चीज़ रही थी। सो ये सारा कल्चर फ्यूजन करा जाने लग गया, एंड इट हेल्प्ड इन द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड आल्सो। तो लोग जगह-जगह से आते थे, मिक्स हो जाते थे, अपनी ओरिजिनल कैरेक्टर्स को छोड़ के एक कॉमन अपनी नई आइडेंटिटी बना लेते थे। बहुत सारे जो वर्कर्स होते थे बच्चे लोग, वो वापस भी आना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अच्छे से सेटल हो चुके हैं। कॉन्सिक्वेंटली बहुत सारी लार्ज इंडियन कम्युनिटीज़ तो हमको बड़ी-बड़ी दूसरी कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगी। अगर आपने नोबेल पीस प्राइज़ विनिंग वीएस नायपॉल का नाम सुना है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वैसे तो इंडियन ओरिजिन से थे, बट ये फिर वहीं सेटल हो गए। उसी के साथ-साथ बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर जैसे कि शिव रायन, चंद्र पॉल, राम नरेश सवन जो हैं, ये लोगों का नाम आपको बहुत ही वेगली इंडियन लग रहा होगा, और आंसर यही है कि मैम ये एक समय पर, या इनकी फैमिली एक समय पर भारत छोड़ के इंडेंजर्ड माइग्रेशन कर गए थे एज़ अ लेबर। सो 1900 में इंडिया नेशनलिस्ट बहुत सारे इन लोगों के बारे में आवाज़ उठाने लग गए। हम लोगों को पता है कि थोड़ा पता चल गया कि हम लोगों को ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर अपनी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे थे। तो बहुत बार जो है सपोर्ट मिलता था
हम लोगों को नेशनलिस्ट का। तो इसको ये जो इंडेंजर्ड लेबर था इसको बैन कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, बट फिर भी काफ़ी दशकों तक चलता रहा और उनको कूली समझा जाने लगा। और बहुत बार तो नायपॉल के जो अर्ली नॉवेल्स है उसके बारे में बहुत बार इन लोगों की लाइफ और इनकी लाइवलीहुड के बारे में बात करी जाती थी कि कैसे इनको दूर-दराज रखा जाता है और कितनी भयानक सिचुएशन में रखा जाता था। अब आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ क्वेश्चन मन में आ रही होगी कि मैम बहुत बार ये लोग जो हैं बड़े-बड़े इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी काम करते थे। क्योंकि देखो खाना और जो है मार्केट में जो पैसा चाहिए उसमें बहुत बड़े इंडियन भी ऐसे लोग थे जो बिज़नेस कर रहे थे। लार्ज प्लांटेशन जो चाहिए होती थी वो कैसे पॉसिबल थी? तो इंडिया के भी कुछ बैंकर्स थे जैसे कि शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नकुकोटाई क्षेत्रियास। ये लोग काफ़ी बड़े बैंकर्स थे और बहुत सारा पैसा कहाँ पहुँचाते थे? सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया में पहुँचाते थे। ये जो है अपना फंड्स बोरो करते थे बहुत बार यूरोपियन बैंक से और उसको एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम के तहत जितना भी यहाँ पर क्या करते थे प्रॉफिट कमाते थे तो फिर बैंक को रीपे कर देते थे। बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स भी यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के साथ जो है बातचीत करके अपना अच्छे से चला रहे थे, जिनमें से हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स थे जो कि यूरोपियन कॉलोनीज से भी पार अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे थे। फ्रॉम द 1816 दे established flourishing emporia at busy ports worldwide, selling local imported curios to tourists whose number were beginning to swell thanks to development of safe and comfortable passenger vessels। और बहुत बार पैसेंजर्स वगैरह को जाने में भी ये हेल्प करते थे और काफ़ी अच्छे से ये सारे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं। सो यहाँ पर इस वाले सेक्शन से 2 लोगों का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 2 फेमस इंडियन बैंकर्स जो कि एंटरप्रेन्योर्स थे, जो कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस थे, उनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है? चलो, नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन ट्रेड, कोलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। अब हम लोगों ने पूरा का पूरा ब्रिटेन का तो समझ ही लिया कि कैसे ब्रिटेन ने सारी चीज़ों को कैप्चर कर लिया। यूरोपियन कंट्रीज़ ने कैसे पूरे के पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी। उसी के साथ-साथ बच्चे लोग हिस्टोरिकली इंडिया का अगर हम एग्जांपल देखें, तो इंडिया बहुत अच्छा कॉटन यूरोप भेजता था। क्योंकि हम भी तो कॉलोनी ही थे। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर बिगेन टू एक्सपैंड एंड इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशर द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट। जब ब्रिटेन में खुद के इंडस्ट्री जब आने लगे तो उन्हें बोला कि हमें इंडिया का कुछ भी नहीं चाहिए अब। ठीक है, इंडिया का एटलीस्ट फिनिश्ड गुड तो नहीं चाहिए हम लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंडिया से चीजें आ रहे हैं उस पर टैरिफ लगा देंगे और उसको रास्ते में ही रोक लेंगे। मैंने आपको बताया है एक इम्पोर्ट होता है, अनदर वन इज एक्सपोर्ट। जब हम किसी देश से कुछ और चीजें मंगाते हैं तो हम लोग वो इम्पोर्ट करते हैं और अगर इंडियन गवर्नमेंट उस आती हुई चीज़ पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते तो इंडियन लोग शायद उसको ना खरीद पाएँ। वो कॉमन जनता की अप्रोच से बहुत ज़्यादा दूर हो सकता है। जस्ट लाइक दैट जब इंडिया के लोग ब्रिटेन में कुछ भेजते थे तो रास्ते में ही ब्रिटेन की गवर्नमेंट इंडियन चीज़ों पर टैक्स लगा देती थी जो कि ब्रिटेन के लोग नहीं खरीद पाते थे बिकॉज़ ऑफ दी हायर वैल्यू जो कि उनके खुद के देश में अवेलेबल होती थी। तो अर्ली 19th सेंचुरी में क्योंकि ब्रिटिश खुद मैन्युफैक्चर करने लग गया अपना क्लोथ तो वो क्या करता है, यहाँ पर वो मार्केट्स के टैरिफ बैरियर्स को सपोर्ट करता है। अब इंडियन टेक्सटाइल्स को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करने को मिलता है इंटरनेशनल मार्केट से। इफ यू लुक एट द फिगर ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वी सी ए स्टेडी डिक्लाइन ऑफ शेयर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अब हम लोगों से ये बिल्कुल भी जो है कॉटन टेक्सटाइल्स नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पर इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं। तो फ्रॉम द 30% अराउंड 1800 30% था जो कि 1800 में, 15% हो गया 1815 में और 1870s में तो सिर्फ 3% ही हम लोग यहाँ पर व्यापार कर पा रहे थे टेक्सटाइल्स का। तो इसका मतलब मैम फिर इंडिया क्या भेज रहा था? ये जो फिगर है काफ़ी ड्रामेटिक है। जो हम फिनिश गुड भेज रहे थे, वो तो डेफिनिटली इंक्लाइन जो है यहाँ पर क्या डिक्लाइन हो गया है रैपिडली जो है उसकी पूरी की पूरी वैल्यू गिर गई। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टिल ब्रिटेन इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल बना नहीं पा रहा था। तो ब्रिटेन जब रॉ मटेरियल बना नहीं पा रहा था तो यहाँ पर अपने इंडिया से अब रॉ मटेरियल लेके जाएगा, वहाँ पर मशीन है, वहाँ पर बनाएगा। रॉ मटेरियल की हमेशा इतनी वैल्यू नहीं होती, जितने आलू की वैल्यू नहीं होती, उतनी हमेशा उसके आलू के चिप्स की वैल्यू होती है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट बच्चे लोग यहाँ पर चीज़ें हैं। उसी के साथ साथ इंडिगो वाला एग्जाम्पल अभी हम कर ही रहे थे, जो हिस्ट्री चैप्टर 2 में भी इसका पूरा डिस्कशन है। इंडिगो जो कि कपड़े डाई करने के लिए होता था यूज़, वो भी हमारे यहाँ से लेके जाया जाता था। तो धीरे धीरे बच्चे लोग हमने जैसे कि पढ़ा था, ओपियम शिपमेंट टू चाइना ग्रू रैपिडली टू बिकम फॉर अ वाइल इंडियाज लार्जर एक्सपोर्ट। ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड इट चाइना विद द मनी अर्न थ्रू इट्स सेल एंड फाइनेंस इट्स टी एंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। अब भाई चाइना के लोग ओपियम कंज्यूम करते थे, एक नशीला पदार्थ होता है। अब ऐसे में ओपियम की खेती हमारे भारत के लोगों से कराई जाती थी और उसको चाइना भेजा जाता था ताकि ब्रिटेन बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए और उसके बदले में चाइना से चाय पत्ती की वो जो है व्यापार चलाता था। Now, over the 19th century, British manufacture flooded the Indian market. Food grains and raw material export from India to Britain and rest of the world increased. अब बेसिकली जो भी सारी चीज़ें थी जो सस्ती थी ये कहीं और से मंगा लेते थे
और अपने देश में उसकी प्रोडक्शन करते थे और फिर वो हम ही को ही बेचते थे हायर रेट पर। सो ये पूरी की पूरी चीज़ों की वजह से जो ये जो बिजनेस मॉडल था ब्रिटेन का या फिर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज का, उनका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। बट जो वैल्यू थे ब्रिटिश एक्सपोर्ट की टू इंडिया वॉज मच हायर। जो हाँ ये हमारे यहाँ पर चीज़ें बेचते थे, बच्चे लोग ये हमसे बहुत पैसा लेते थे, जो चीज़ें हम लोगों से लेते थे वो बहुत ही कम था, जिसकी वजह से बिजनेस इम्बैलेंस हो गया और जो कि इंडिया के लिए एक नुकसान वाली चीज़ भी थी। तो ब्रिटेन यहाँ पर एक ट्रेड सरप्लस में था क्योंकि उसको ज़्यादा फायदा था इंडिया में। Britain used this surplus to balance its trade deficit with other countries, that is with countries from which Britain was importing more than it was selling to. अब ऐसे में ये अपना बहुत ही परफेक्ट एकदम बिजनेस मॉडल चला रहा है कि इसने अगर मान लीजिए किसी से 100 करोड़ का सामान जो है खरीद लिया है, तो हमारे यहाँ पर आके वो 300 करोड़ बेच भी रहा था। एंड जस्ट लाइक दैट अगर ये कहीं से ज़्यादा चीज़ें जो हैं डिसबैलेंस है, तो उसको फिर उस प्रॉफिट में से पैसा दे देता था। और ये जो पूरा का पूरा सेटलमेंट था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है बेनिफिशियल साबित होता है किसके लिए? ब्रिटेन के लिए। By helping Britain balance its deficit, India plays a crucial role in the late 19th world economy. तो इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, भले ही हमारा फायदा नहीं हो रहा था, बट इंडिया हैज़ अ ग्रेटर रोल टू प्ले। ब्रिटेन के जो ट्रेड सरप्लस था इंडिया में, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है फायदा हुआ। ऑल्सो हेल्प पे द सो कॉल्ड होम चार्जेस दैट इंक्लूडेड प्राइवेट रेमिटेंस फ्रॉम होम बाय ब्रिटिश ऑफिशियल एंड ट्रेडर्स। तो हमारे यहाँ पर जो बहुत थोड़े बहुत चार्जेस भी लगते थे, जैसे हम लोग इनसे थोड़े बहुत चार्जेस भी लेते थे, वो लोग ये भी बहुत अच्छे से पे कर पाते थे। और जो इन लोगों के ऊपर जो पूरा का पूरा यहाँ पर कर्जा हुआ था या फिर पेंशन्स जो देनी पड़ती थी इन लोगों को, वो भी इनकी इसी ट्रेड जो है सरप्लस से ये लोग करते थे। अब धीरे-धीरे जो हमारा यहाँ पर सिचुएशन आ जाएगा, वो इतनी ज़्यादा भयंकर हो जाएगी कि लोग अब कैप्चर करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पीरियलिज़्म को फैलाएँगे। जिसकी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि विश्व युद्ध जैसी ही चीज़ें आ जाएँगी। अब हम लोग एक बार फर्स्ट चैप्टर जो है, एक बार क्विकली जो है रिकैप करते हैं कि हमने जो ऑटोमन एम्पायर वाला यहाँ पर एग्ज़ाम्पल पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में नेशनलिज़्म इन यूरोप वाले चैप्टर में, कि कैसे ऑटोमन एम्पायर का जो पूरा का पूरा एरिया था उसको कैप्चर करने के लिए बहुत सारे यूरोपियन पावर्स ही आपस में लड़ती हैं। जिसकी वजह से लड़ते-लड़ते उसको कैप्चर करने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी रिसोर्सेज़ मिल रही थी, ये लोग आपस में ही अपना वर्ल्ड वॉर लड़ने लगते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्योंकि टाइम पीरियड था 1914 से 1918 was mainly fought in Europe only, but its impact was felt around the world. वैसे तो यूरोप में ही लड़ा गया, बट इसके जो इम्पैक्ट थे वो पूरे वर्ल्ड में देखे गए। नोटेबली अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में तो इतना ज़्यादा क्राइसिस आ गया, ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस देखने को मिले। जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। अब बच्चे लोग युद्ध के समय बहुत सारे बदलाव आते हैं। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसा एक युद्ध था जो कि पहले ऑब्वियसली कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ है, तभी इसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, जो कि 2 लोगों के बीच में हुआ था। फर्स्ट है हमारे एलाइज़ जो कि ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, लेटर जिसको यूएस ने भी जॉइन करा था। दूसरी साइड है सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है? ऑटोमन एम्पायर को कंट्रोल करना चाहते थे, बाकी जिन लोगों के पास पैसा है, रुतबा है, वो अपने दूसरे को जो है दबाना चाहते थे, बट ये लोग दबना नहीं चाहते थे। अगस्त 1914 में जब वॉर शुरू हुआ तो बहुत लोगों को लगा कि अरे ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्रिसमस तक ही खत्म हो जाएगा, यानी कि दिसंबर तक। बट इट कंटिन्यूड फॉर 4 ईयर्स, जिसकी वजह से बच्चे लोग ऐसा आज तक कोई युद्ध नहीं हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे थे, मॉडर्न जो है इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इसको फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मेड इन इंडस्ट्री के जो गुड्स थे वो यूज़ करे जा रहे थे। जैसे कि मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एक्सेट्रा, वो भी बहुत मैसिव स्केल पर। टू फाइट द वॉर मिलियन ऑफ सोल्जर्स हैड टू बी रिक्रूटेड। अब भाई वर्ल्ड वॉर हो रहा है, यानी कि पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट होगा, तो जगह-जगह से सोल्जर्स को भर्ती करा जा रहा था। एंड रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर, रिमेंबर द सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, जहाँ पर हमारे यहाँ पर लोगों को फोर्स रिक्रूट करा जा रहा था, फोर्सफुली भर्ती करा जा रहा था, ताकि वो क्या कर सके, युद्ध में अपना पार्टिसिपेशन कर सके। अगर हम डिस्ट्रक्शन और डेथ देखें तो 9 मिलियन पीपल डाइड, 20 मिलियन इंजर्ड हो गए, और ऐसा बिल्कुल भी किसी ने पहले सोचा भी नहीं होगा। ठीक है? मोस्टली किल्ड एंड मेम्ड वर मेन ऑफ वर्किंग एज, और जो लोग अब घायल हो गए थे, मर गए थे, वो क्या थे? यंग बच्चे थे। अब यंग बच्चे जो थे, डेथ एंड इंजर्स रिड्यूस द एबल्ड बॉडी वर्क फॉर्स इन यूरोप। अब यूरोप में जो लोग मर रहे थे, पहले तो यंग बच्चे वैसे ही मर गए, या तो वो लोग बहुत छोटे हैं, खेती नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, या फिर वो सीनियर सिटीजन हो गए, राइट? अब ऐसे में जो लोग बचे थे वो भी हैंडीकैप हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, फैमिली की इनकम गिरेगी कि नहीं गिरेगी? डेफिनेटली गिरेगी मैम। ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्री वाज रीस्ट्रक्चर्ड। अब इंडस्ट्रीज को भी रीस्ट्रक्चर करे जाने लगा। अब किसी को एग्रीकल्चर गुड्स की थोड़ी पड़ी है, हमारा विश्व युद्ध चल रहा है तो हम वही सारी चीजें बनाएंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। कोविड-19 जब आया तो दवाइयाँ ज़्यादा बनी, मास्क ज़्यादा बने, सैनिटाइज़र ज़्यादा बने, राइट? किसी ने फ़ोकस नहीं करा बाकी सारी चीज़ों पर, क्योंकि करंट प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैंडेमिक जैसी सिचुएशन है, इससे बाहर आया जाए। सो पूरी की पूरी सोसाइटी रिकॉग्नाइज़ कर रही थी वॉर को। लोग जो हैं, मेन बैटल में जा रहे थे, वुमेन घर पर जॉब करती थी, सारी चीज़ें सँभालती थी। The world led to snapping of economic links between some of the world largest economic powers which were now fighting each other to pay for them.
सो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम यूएस एज वेल एज यूएस पब्लिक। ठीक है? अब बात जो है यहाँ तक पहुँच गई कि ब्रिटेन को लोन भी लेना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन के लोगों को तो लग रहा था कि अभी तो जो है क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, 4 साल हो गए लड़ते-लड़ते। दस द वॉर ट्रांसफॉर्म्ड द यूएस ब्रिंग यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेब्टर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। और यहाँ से यूएस की कहानी पूरी चेंज हो जाती है कि जो अभी तक लोगों के जो है काम कर रहा था लोगों के लिए, अब मैम उसका टाइम आ गया है ना? अपना टाइम आएगा, अब यूएस का टाइम आ गया है, क्योंकि अब यूएस से ब्रिटेन लोन लेगा। इन अदर वर्ड्स एट द वॉर्स एंड द यूएस एंड its citizen would more overseas assets than foreign government and citizens owned in the US। अब यूएस के लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएँगे कि अब ब्रिटेन का जो है यहाँ पर आधी से ज़्यादा चीज़ें उनके हाथ से जाने वाली है। फिर आ जाते हैं, बात करते हैं पोस्ट वॉर रिकवरी। और आपको सबको पता है कि जीता तो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्रिटेन ही था और उसके एलाइज़। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, बट मैम अभी भी बहुत ज़्यादा रिकवरी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। 4 साल तक लगातार युद्ध चलना, मतलब ये समझ लो एग्रीकल्चर कोई नहीं कर रहा था, इंडस्ट्रीज़ पर कोई फ़ोकस नहीं कर रहा था, एजुकेशन पर, किसी भी चीज़ पर कोई फ़ोकस नहीं था। और एक ऐसा क्राइसिस बन गया कि ब्रिटेन वाज़ प्रीऑक्युपाइड विद वॉर। इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई चाइना और इंडिया में, यानी कि इंडिया और चाइना अब आगे बढ़ने लग जाएँगे। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट री डिफ़िकल्ट। जब युद्ध से वापस आया 4 साल बाद, जब उसकी आँखें खुली तो बहुत दुनिया बदल चुकी थी और अब वो अपनी डोमिनेंस बहुत सारे एरियाज़ पर कैप्चर नहीं कर पा रहा था। इंडियन मार्केट जो है कम्पीट कर रही थी। मोरएवर फाइनेंस वॉर एक्सपेंडिचर ब्रिटेन हैड बोरोड लिबरली फ्रॉम द यूएस। अब यूएस से जो पैसा लिया हुआ था बच्चे लोग, वो वापस तो करना था। तो इसके वजह से यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ब्रिटेन के पास अब इतना ज़्यादा कर्जा था कि वो सोच भी नहीं सकता था। अब वॉर की वजह से बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक बूम भी आया, लोगों की डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। व्हेन द वॉर बूम एंडेड, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। वॉर से पहले की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लोगों को जॉब चाहिए थी, ये सारी चीज़ें, लोगों को जॉब्स थी। बट जैसे ही वॉर खत्म हो गया, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। कैसे मैम? तो अब देखो, गन्स बना रहे थे लोग, मशीन गन्स बना रहे थे, टैंक्स बना रहे, अब तो ज़रूरत नहीं है ना, वॉर हैज़ एंडेड। तो बहुत सारे लोग ऐसे में बेरोजगार हो गए। सरकार को एकदम से जॉब क्रिएशन करना भी एक चैलेंज था। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें बदलाव कर रही थी। दीज़ डेवलपमेंट्स लेड टू ह्यूज जॉब लॉसेस। अगर देखें तो 1921 में ब्रिटिश में हर 5वां इंसान के पास काम नहीं था। इंडीड एंग्जायटी और बहुत ज़्यादा होने लग गई और लोगों को बहुत टेंशन होने लग गई। एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी काफ़ी क्राइसिस में थी। व्हीट प्रोड्यूसर का यहाँ पर केस कंसीडर करते हैं। बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वाज मेजर सप्लायर व्हीट इन द वर्ल्ड मार्केट। यूरोप बहुत ज़्यादा व्हीट बेचता था मार्केट्स में। अब ये सारी क्या थी, पूरी की पूरी यहाँ पर सप्लाई थी, डिसरप्ट हो गई, तो व्हीट प्रोडक्शन कनाडा में होने लग गई, जिसकी वजह से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक्सपैंडेड ड्रामेटिकली। अब यहाँ पर क्या है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिकली पैसा कमाने लग जाएंगे। बट वंस द वॉर वाज ओवर, प्रोडक्शन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड अ गल्ट इन व्हीट आउटपुट। ग्रेन प्राइसेस फेल एंड रूरल इनकम डिक्लाइन, फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेब्ट। अब जैसे ही वापस आई कौन, ब्रिटेन स्टोरी में वापस आई, तो मार्केट्स में ऑलरेडी बहुत सारा गेहूं अवेलेबल था, बहुत सारे लोग बेच रहे थे, तो उतना प्राइस नहीं मिल रहा था। तो किसान और ज़्यादा किस में चले गए, ब्रिटेन के यानी कि यूरोप के किसान और ज़्यादा कर्जे में चले गए, क्योंकि उनकी कोई फसल खरीदने को रेडी ही नहीं था। ठीक है? नाउ इसका एक सॉल्यूशन भी निकाला गया। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला कि राइज़ ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन करते हैं। जब तक हम कम-कम चीज़ें बनाएँगे तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी। यूएस में तो रिकवरी काफ़ी तेज़ थी, वी हैव ऑलरेडी सीन, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आफ्टर द शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल इन द ईयर आफ्टर द वॉर, द यूएस इकोनॉमी रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली 1920s। तो यूएस तो काफ़ी जल्दी यहाँ पर जो है ग्रोथ कर जाता है, दैट इज़ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन होती है कि बहुत सारे लेवल पर चीज़ों को करा जाए, यानी कि आपको मार्केट में फिर एक ही चीज़ दिखे, आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखें मार्केट में, आपको मैगी ही मैगी दिखे, आपको फ़ोन ही फ़ोन दिखे, दिस इज़ कॉल्ड एज़ अ मास प्रोडक्शन। तो ये सारा मूव किसका था? द मूव टुवर्ड्स मास प्रोडक्शन हैड बिगन इन द लेट 19th सेंचुरी, बट इन द 1920s इट बिकेम अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द यूएस। अब यूएस यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें कर रहा था और उसमें बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कार मैन्युफैक्चर हेनरी फ्रॉड। ये सारी जो प्रोडक्शन थी बच्चे लोग, यहाँ पर एक नई असेंबली लाइन की एक नई ही जो है टेक्नोलॉजी अडैप्ट करी गई और ये इन्होंने शिकागो स्लॉटर हाउस से सीखी थी, जो कि अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग काम करते थे और उन्हें नए-नए अपने कार के प्लांट्स भी डेट्रॉइट जैसे नामक कार प्लांट्स भी लगाने लगे। उन्हें लगा कि असेंबली लाइन का जो पूरा का पूरा मास प्रोडक्शन है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि एक लेवल पर एक ही काम करा जाए। जैसे कि वर्कर्स को बहुत बार फ़ोर्स करा जाता था ऑब्वियसली, सच एज़ फिटिंग का जो काम है वो कोई और करे, जो कन्वेयर बेल्ट का काम है वो कोई और करे, ठीक है? और स्पीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वज़ह से जो जो भी सारी चीज़ें हैं वो कोई-कोई अगर जो है उसको जो है दे देंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा कि एक
कुछ चीज़ मान लीजिए ऐसे ट्रैवल करती है ट्रैक पर, उसका ढक्कन कोई और लगा रहा है, उसकी पैकिंग कोई और कर रहा है, उस पर स्टिकर कोई और लगा रहा है, तो इससे मास प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है और ये करने से बच्चे लोग बहुत ज़्यादा हुआ। एज़ अ रिज़ल्ट हेनरी फोर्ड कार्स केम ऑफ असेंबली लाइन एट 3 मिनट्स इंटरवल्स, अ स्पीड मच फास्टर देन अचीव्ड बाय प्रीवियस मेथड्स। तो ये जो असेंबली लाइन का मेथड था, इससे बहुत तेज़ी से चीज़ें बनने लग गई और जल्दी-जल्दी मास प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब लोगों के पास अभी भी थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ था, लोग जो हैं खरीद रहे थे और बट एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो वर्कर्स काम करते थे असेंबली लाइन में, उनको कोई आज़ादी नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने जॉब्स छोड़नी शुरू कर दी और इन डेस्परेशन फॉर डबल द डेली वेज। तो ऐसे में जो बहुत सारे वर्कर्स को खुश नहीं थे, वो उनको ब्रेक भी नहीं मिलता था, ठीक है? लगातार उनको काम करना पड़ता था। तो ऐसे में जो पैसा होता था वो हेनरी फोर्ड की कंपनी ने डबल कर दिया। एट द सेम टाइम ही बैन ट्रेड यूनियंस फ्रॉम ऑपरेटिंग इन प्लांट्स। अब जो इसके प्लांट्स होते थे जहाँ पर गाड़ियों का पूरे पार्ट्स असेंबल करे जा रहे हैं, वहाँ पर ट्रेड यूनियंस बनाने से इसने बैन कर दिया कि अब लोग आपस में बातचीत ही ना कर पाए। हेनरी फोर्ड ने हाई वेज जो रखा, जिसकी वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो गई, जो कि वर्कर्स को मोटिवेट करते थे हार्ड वर्क करने में, और जो कि उसका डिसीजन था बेस्ट का कॉस्ट कटिंग डिसीजंस भी निकल के आया कि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए रेडी है। फोर्टिस इंडस्ट्रीज प्रैक्टिस सून स्प्रेड इन यूएस। अब पूरे यूएस में ही फॉलो हो रहा था और वाइडली यूरोप में भी अब लोग इसको कॉपी करने लगे। मास प्रोडक्शन लोअर्ड कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ इंजीनियर गुड्स। अब खुद सोचो कि यूरोप में भी ये आइडिया फैल गया, यूएस में भी ये आइडिया फैल गया और गांधी जी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी हुई कि मास प्रोडक्शन तो दुनिया को खत्म कर देगा। मास प्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है बच्चों लोग कि मैंने भी जो है 50 चीज़ें आज दिन में बनाई, आपने भी 50 चीज़ें सेम बनाई और खरीदार कितने हैं? 2। तो वो खरीदार आपको कितना भी एक्सप्लॉइट करेंगे, आपको उनको अपना सामान अपना बेचना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, जिसकी से प्राइस जो है किसी भी कमोडिटी का बहुत कम हो जाता है। तो शुरू-शुरू में मास प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें बच्चों लोग यहाँ पर जो हैं कंज्यूमर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। कार प्रोडक्शन 2 मिलियन से 5 मिलियन हो रहा है विद इन द पीरियड ऑफ 10 साल के अंदर-अंदर। सिमिलरली देयर वाज़ रेफ्रिजरेटर्स में भी वॉशिंग मशीन, रेडियो सारी चीज़ें लोग खरीदने लग जाते हैं। क्रेडिट कार्ड वगैरह जो है मंथली इंस्टॉलमेंट लोग यूज़ करते हैं, डिमांड अब हर चीज़ की बढ़ने लगती है और लोग अब घर खरीदना, लोन लेना है, पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं। द हाउसिंग एंड कंज्यूमर लोन लोन भी बहुत ज़्यादा लोग यूएस में ले रहे थे, बड़े-बड़े लार्ज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों के पास जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही थी। को $5 अगर किसी को मिल रहा है, तो ये समझो कि आज के ज़माने में $5 कितनी वैल्यू रखता है। ऑलमोस्ट ₹100 टच होने वाला है, यानी कि उनको घंटों के जो है ₹500 मिल रहे थे उससे, वो भी कौन से समय में 19th सेंचुरी में। ठीक है? 19th सेंचुरी में ₹20 सैलरी होती थी लोगों की। कैन यू इमेजिन? वहाँ पर लोगों को उस समय इतना पैसा मिल रहा था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ़स्टाइल इंक्रीज़ हो रहे थे। In 1923, the US resumed exporting capital to the rest of the world and became the largest overseas lender. अब ऐसे में बहुत सारा जो है पैसा भी यूएस देने लग जाता है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। वो लोगों को फ्रिज बेच रहा है, लोगों को टेलीविजन्स बेच रहा है, गरीब-गरीब लोगों को चीज़ें बेच रहा है, उसके पास काफ़ी पैसा है। अब वो क्या करने लग जाता है यहाँ पर, बाकी यूरोपियन को भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। हाउएवर प्रूव्ड टू गुड टू लास्ट, बट ये जो है हाथी के दाँत थे, ज़्यादा भी जो है दिखाए जा रहे थे, उतने सुंदर नहीं लग रहे थे। बाय 1929 द वर्ल्ड वुड बी प्लंज्ड इनटू अ डिप्रेशन सच इट हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। अब बच्चे लोग, होता ये है कि इकोनॉमी इतनी जितनी जल्दी अमेरिका की बूस्ट करती है, उतनी जल्दी वो डिप्रेशन में भी चले जाती है। अब यहाँ पर होता ये है कि जितने भी लोगों ने अब जो है अमेरिकन बैंक्स में, अमेरिकन कंपनीज़ में, फोर्ड में इन्वेस्टमेंट करा हुआ था क्योंकि उनको रिटर्न मिल रहा था, वो सारे लोग एक साथ अपना पैसा निकलवा लेंगे और अमेरिका के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचेगा। एकदम भुखमरी जैसी सिचुएशन आ जाएगी। अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन था जो 1929 के आया था, ये काफ़ी समय तक रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम्स एंड ट्रेड। अब जितनी भी ये अमेरिकन जो कंपनी से जितना भी ये प्रॉफिट कमा रही थी बच्चे लोग, ये दूसरों के इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर हो रहे थे उनसे कमा रही थी। ऐसे में बहुत सारे जो बैंकर्स थे, इन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी कि मार्केट क्रैश होने वाली है। यानी कि जो भी लोगों ने अपना पैसा लगाया, फॉर एग्जाम्पल $10, $50, $100, लोगों को ये लगा कि उनको इतना पैसा भी उनका वापस नहीं मिलेगा। तो उस तरीके से उन्होंने सारा जो पैसा था वो बैंकिंग जो है अपने निकालना शुरू कर दिया। The exact timing and impact of depression varied across countries, but in general, agriculture regions and communities were worst affected. बट ऐसे में मैम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ एग्रीकल्चर गुड्स को, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर अब कम हो रही थी। कुछ भी लोग खरीद नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास इनकम नहीं थी। एग्रीकल्चर प्राइसेस में तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला हम लोगों को प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। डिप्रेशन जो हुआ था वो कॉम्बिनेशन था सेवरल फैक्टर्स का। पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी काफ़ी जो है फ्रेजाइल थी। फर्स्टली एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम थी। ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो चीज़ें सस्ती हैं, किसी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सब लॉस में जा रहा है। ये वर्स हो गया फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइस, जैसे ही प्राइस गिरे एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन हो गई।
Farmers try to expand production by bring large volume of produce to the market to maintain their overall income. वो ज़्यादा चीज़ें मार्केट में लाने लग गए ताकि उनकी इनकम हो जाए, तब भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल उनको और ज़्यादा डेप्थ में लेके आती रही। फार्म प्रोड्यूस रोटेड फॉर अ लैक ऑफ बायर्स, और जो अनाज प्रोड्यूस करा जा रहा था वो सड़ने लग गया। बेसिकली कहने की बात ये है कि मास प्रोडक्शन इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। सेकेंडली अगर हम देखें तो मिड 1920s में मेनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स फ्रॉम द यूएस। तो ऐसे में बहुत सारी जो यूएस से लोन लेके सारी चीज़ें चला रही थी, वो सारे के सारे जब तक अच्छी चल रही थी तो ठीक है, बट यूएस ओवरसीज लेंडर्स पैनिक एट द फर्स्ट टाइम ऑफ ट्रबल। जैसे ही लगा कि अमेरिका की इकोनॉमी डूबने वाली है, वैसे ही इन सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन मार्केट से निकाल दिया और 1928 के फर्स्ट हाफ में तो यहाँ पर ये जो अमाउंट थी वो थी $1 बिलियन। अ ईयर लेटर इट वाज वन क्वार्टर ऑफ दैट अमाउंट। सब लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया। कंट्रीज दैट डिपेंडेंट क्रूशियली ऑन यूएस लोन्स नाउ फेस एन एक्यूट क्राइसिस। अब जो लोग यूएस पर लोन के लिए डिपेंड करते थे, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिला। द विड्रॉल ऑफ यूएस लोन उनको बहुत सारे वर्ल्ड के हिस्सों में देखने को मिला। यूरोप में तो बहुत सारे मेजर बैंक से कोलैप्स हो गए क्योंकि पूरा यूरोप अमेरिका के बेसिस पर चल रहा था। क्यों मैम? क्योंकि वो अभी युद्ध लड़के आया है और जो है थोड़े ही टाइम बाद मार्केट क्रैश हो रही है, उसके लोगों के पास पैसा नहीं है और ऐसे में यूएस भी उससे पैसा मांगने लग जाए। ऐसे में बहुत सारे जो ब्रिटिश पाउंड थे, स्टर्लिंग उसकी वैल्यू गिर गई इन लैटिन अमेरिका एंड एल्सवेयर एंड इंटेंसिफाइड द जो है रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिर गए, एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइसेस गिर गए। द यूएस अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट हिज इकोनॉमी इन डिप्रेशन बाय डबलिंग इम्पोर्ट्स ड्यूटीज आल्सो डेल्ट सेवरल ब्लो टू वर्ल्ड ट्रेड। और ऐसे में अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए जो भी चीज़ें अमेरिका में लोग बेचना चाहते थे, उस पर डबल इम्पोर्ट कौन लगा रहा था? अमेरिकन गवर्नमेंट लगा रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी इकोनॉमी को सेव करने की कोशिश कर रहे थे। द यूएस ऑल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन आया था, इसमें यूएस का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पहले तो वहाँ के प्राइसेस गिर गए, लोगों को एक नया ही पर्सपेक्टिव देखने को मिला, डोमेस्टिक लेंडिंग बिल्कुल हो गई, जहाँ पर लोगों ने अब लोन लेना या फिर जो पैसा बैंक को दिया हुआ था वो निकालना शुरू कर दिया। फार्म्स अपनी हार्वेस्ट बेच नहीं पा रहे थे, घर बर्बाद हो रहे थे, बिजनेस कोलैप्स हो रहे थे, हर किसी की इनकम कम हो रही थी और बहुत सारे लोग यूएस में सफ़र कर रहे थे। अब लोगों को अपना घर बेचना पड़ता था, गाड़ियाँ बेचनी पड़ती थी, बाकी सारे फ्रिज वगैरह जो अभी तक इन्होंने जोड़े थे, थोड़ा बहुत पैसे से वो भी इन लोगों को बेचना पड़ता। द कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी ऑफ 1920s नाउ डिसअपीयर्ड इन अ पफ ऑफ डस्ट। तो अब ये जो लोग ईएमआईज़ पे या मंथली इंस्टॉलमेंट में चीज़ें खरीद रहे थे, अब वो पे नहीं कर पा रहे थे, यानी कि कर्ज़दार होता जा रहा था देश, और जब कर्ज़दार होता जा रहा था, इकोनॉमी थी वो जो लोग वो डूबती जा रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई, लोग दूर-दूर जाते थे काम ढूँढने, बट काम नहीं मिलता था। यूएस का बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स हो गया। अपनी चीज़ों को जो है रीइन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए वो जगह-जगह से लोन लेता था। बैंक्स डूबते जा जा रहे थे। 1933 की बात करें तो 4,000 बैंक बंद हो गए, 1929 की बात करें तो 1,10,000 कंपनी कोलैप्स हो गई। By 1935, modest economic recovery was underway in most industrial countries, but the Great Depression wider effect on society, politics, international relation and people's mind proved more enduring. तो यूएस में जो डिप्रेशन आया था वो सिर्फ यूएस में ही नहीं, बल्कि उसने बहुत सारे देशों पर अलग-अलग तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करा। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन ग्रेट डिप्रेशन। इस ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया पर क्या फ़र्क पड़ा? अगर इम्पैक्ट देखें डिप्रेशन का इंडिया पर, काफ़ी इंटीग्रेटेड है 20th सेंचुरी से। ये जो ट्रेमर्स थे क्राइसिस के वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर क्विकली रिलेटेड टू अदर पार्ट्स इफेक्टिंग लाइफ, इकोनॉमी एंड सोसाइटीज़ वर्ल्ड वाइड। अब ऑब्वियसली बच्चों लोग, हम लोगों का जो व्यापार जो अमेरिकन कंपनी से था या अमेरिकन लोगों से था, वो कंपैरेटिवली उतना भी ज़्यादा नहीं था जितना हमारा ब्रिटेन से रिलेशनशिप था। अब सिंस ये सारी चीज़ें देखी होंगी, क्योंकि मैम कॉलोनियल इंडिया क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था एग्रीकल्चर गुड और इंपोर्ट करता था मैन्युफैक्चर। द डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, इंडियन ट्रेड पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम भी तो नहीं बेच पाएंगे अपनी कुछ चीज़ें। तो इंडियन एक्सपोर्ट क्या है और इंपोर्ट नियरली हाफ। हम लोगों से भी कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, इंटरनेशनल प्राइस क्रैश हो गए, प्राइस इन इंडिया ऑल्सो प्लंग। बिटवीन 1928 1934 जो चीज़ हम बाहर भेज पा रहे थे एग्रीकल्चर गुड्स, अब हमसे भी कोई नहीं खरीदेगा, जिसकी वजह से 50% चीज़ें डूब गई, क्योंकि सब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंट्स एंड फार्मर्स सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं अर्बन डिवेलर से। दो एग्रीकल्चर प्राइस फेल शार्पली, द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड्स। और ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा कि किस तरीके से जो है लोगों की कमाई नहीं हो पा रही थी। ग्रेट डिप्रेशन का भी पूरा समय चल रहा था और हम लोगों को रेवेन्यू लेने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करा जाता। पेशेंट्स प्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड मार्केट वर्स हिट। जो पेशेंट्स जो वर्ल्ड मार्केट के लिए बना रहे थे चीज़ें, उनको तो हद से ज़्यादा, जैसे कि इंडिगो इन लोगों ने हमसे नहीं खरीदा फिर, है ना? तो कंसीडर द जूट
प्रोड्यूसर ऑफ बंगाल, बंगाल में जो लोग जूट प्रोड्यूस करते थे, गनी बैग्स बनाते थे। जैसे ही युद्ध खत्म हो गया, अब गनी बैग्स की ज़रूरत नहीं है, 60% लोग बेरोज़गार हो गए, उनकी चीज़ें ऐसे ही धरी की धरी रह गई। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारे फार्मर्स को भी देखने को मिली। अक्रॉस इंडिया पेजेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा कर्ज़दार हो गए थे। वो लोग अपनी सेविंग्स और मॉर्टगेज लैंड एंड जो भी ज्वेलरी उनके पास थी, वो बेच-बेच के अपना बिज़नेस चलाने की कोशिश कर रहे थे और एकदम से उनकी चीज़ें ही नहीं बिक रही थी क्योंकि विश्व युद्ध भी खत्म हो गया और ऐसे में ऐसी चीज़ों का करना क्या है। सो डिप्रेशन जो ईयर्स थे बचे लोग उसमें इंडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। बट इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रेशियस मेटल नोटेबली गोल्ड। पर हम लोग भी अपना गोल्ड जो है ज़्यादा बेचने लग गए। फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मायरा एंड कीन्स कहते हैं डॉट दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रोमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। और वो कहते हैं जैसे इंडिया ने अपने गोल्ड जो है बेचना शुरू करा, उससे काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी में रिकवरी में मदद भी मिली। सर्टेनली ब्रिटेन्स रिकवरी में बहुत ज़्यादा समय लगा बट डिड लिटिल फॉर द इंडियन पेशेंट्स। ब्रिटेन तो अपनी रिकवरी कर गया, इंडियन लोगों के बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रॉब्लम थी और ये हम लोगों ने देखा चैप्टर नंबर 2 में इस हिस्ट्री। महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस भी निकाला था और जब ग्रेट डिप्रेशन बिल्कुल अपने चरम सीमा पर था। द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रीन फॉर अर्बन इंडिया। अर्बन लोगों पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, जितना रूरल एरियाज़ के लोगों पर पड़ा क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों का प्राइस दे रहा था, ज़्यादातर लोगों की फिक्स इनकम थी। वो मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, उनकी सैलरी आती थी और सैलरी उनको अभी भी टाइम से मिल रही थी। Everything cost less. Industrial investment also grew as investment from government increased under the pressure of nationalist opinion. बहुत सारा पैसा हमारे खुद के लोगों को भी मिल रहा था। तो अर्बन लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक कि मैम अब जो हमारा नुकसान हुआ वर्ल्ड इकोनॉमी में, अब वो कैसे रिकवर करना है? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट अ मेयर 2 डिकेड्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब कुछ 2 दशक बाद ही बच्चे लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है। इट वाज़ फॉट बिटवीन द एक्सिस पावर, नेमली नाज़ी जर्मनी, जापान एंड इटली एंड द एलाइज़, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड द यूएस। इट वाज़ अ वॉर वेज्ड फॉर 6 ईयर ऑन मेनी फ्रंट इन मेनी प्लेसेस ओवर लैंड, सी एंड ऑन एयर। ये भी बच्चे लोग जो है 6 साल तक चला। ज़मीन, धरती, पानी सब जगह। Once again, death and destruction was enormous. At least 60 million people and about 3% of world's population died by the 1939। इतने सारे लोग मर गए थे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, मिलियंस अभी भी इंजर्ड थे। अभी भी बहुत सारे लोगों को लगा कि चीज़ें सही हो जाएँगी, बहुत सारे सिविलियन सोल्जर्स को वॉर रिलेटेड कॉजेज़ देखने पड़े। यूरोप और एशिया पर भी डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट पड़ा, सिटीज़ डिस्ट्रॉयड हो गए, एरियल बॉम्बार्डमेंट करा गया, रेंटलेस आर्टिलरी अटैक्स करे गए, वॉर कॉज़्ड एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन, सोशल डिसरप्शन। देखो इंडिया ने कभी भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करा, नीदर इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नॉर इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, बट येस इट हैड अ वेरी, वेरी लास्टिंग इम्पैक्ट। रिकंस्ट्रक्शन प्रॉमिस टू बी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। अब 2 दशक बाद ही जब तक चीज़ें ठीक होने वाली तब तक दूसरा विश्व युद्ध हो गया, जहाँ पर बमबारी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि एग्रीकल्चर ज़मीन जल के खाक हो रही थी। सारी चीज़ों को इंडस्ट्रीज़ जलाई जा रही थी। 2 क्रूशियल फैक्टर थे जो अब पोस्ट वॉर रिकवरी कर सकते थे। द फर्स्ट वाज़ यूएस इमर्जेंस एज़ अ डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर। अब जो लोग रिमेंबर कि दोनों ही वर्ल्ड वॉर में यूएस का काफ़ी भयंकर रोल है और जिसमें वो एक डोमिनेंट रोल प्ले भी करेगा। द सेकंड वाज़ द डोमिनेंस ऑफ सोवियत यूनियन। यानी कि जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 मेजर सुपर पावर निकल के आएँगी, दैट वाज़ सोवियत यूनियन जिसको आज रशिया के नाम से जाना जाता है और आपका अमेरिका। इनके बीच में एक बहुत समय तक कोल्ड वॉर भी चलेगा। कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है जब ये आपस में लड़ते नहीं हैं बट बिल्कुल रेडी हैं फॉर द वॉर। ओके? ताकि ये अपनी डोमिनेंस दिखा सकें कि कौन सच का जो है नंबर 1 है। It had made huge sacrifices to defeat Nazi Germany and transform itself from the backward agriculture into world power during the very years when the capitalist world was trapped in Great Depression। अब भाई जो सोवियत यूनियन था उसको बहुत बड़ा चैलेंज था किससे? नाज़ी जर्मनी से, क्योंकि उस नाज़ी जो जर्मनी के लोग मानते थे, जो हिटलर प्रोपोगेट करता था कि उसको एक पर्टिकुलर रेस ही दुनिया में चाहिए और कोई चाहिए ही नहीं, तो उसमें बहुत सारा सोवियत यूनियन का पैसा भी खर्च हुआ। तो ऐसे में कुछ सेटलमेंट्स यहाँ पर होते हैं। इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस यहाँ पर 2 लेसन निकाल के लेके आते हैं अपने इकोनॉमिक एक्सपीरियंस से। फर्स्ट ये था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट सस्टेन विदाउट मास कंजप्शन। यहाँ पर कहा जाता है कि देखो अगर आप लोगों को मास प्रोडक्शन करना है तो उसको सस्टेन करने के लिए उतने लोग उसको कंज्यूम करने के लिए भी होने चाहिए। बट टू इंश्योर मास कंजप्शन देयर वाज अ नीड ऑफ हाई एंड स्टेबल इनकम। और अगर मास कंजम्पशन करना है तो लोगों की एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए। इनकम्स क्योंकि स्टेबल हो नहीं सकती थी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो कभी भी आती थी जाती थी, तो इसीलिए ये जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं था। और मार्केट्स गारंटी नहीं कर सकती थी फुल एम्प्लॉयमेंट क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता था। प्राइस में भी फ्लक्चुएशन होती थी, आउटपुट में भी फ्लक्चुएशंस होती थी और एम्प्लॉयमेंट में भी।
तो अगर यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना है तो गवर्नमेंट को ही कुछ करना पड़ेगा। सेकंड लेसन ये था रिलेटेड टू कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड, कि दूसरी जो कंट्री है उसका लिंक कैसा है, उसके रिश्ते कैसे हैं दूसरे दुनिया से। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कैन ओनली बी अचीव्ड इफ गवर्नमेंट हैड पावर टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर। और अगर लोगों की जो रोजगार है उसको बचा के रखना है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है, तो वो कितने अच्छे से चीज़ों को मैनेज करेगी, फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर। Doesn't believe the main aim of post-war international economic system was to preserve economic stability, full employment in the industrial world. Its framework was agreed upon the United Nations Monetary Financial Conference held in July 94 at Bretton Woods in New Hampshire, USA. वहाँ पर एक मीटिंग होती है कहाँ पर, यूएस में, ब्रेटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर, जहाँ पर एक नया जो है डिस्कशन होता है और दो चीज़ें निकल के आती हैं। द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जब होती है तो उसने बताया कि हम एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाएंगे जो कि सारे के सारे पैसों के बारे में, जो भी एक्सटर्नल सरप्लस है सबके बारे में निगरानी रखेगा, और एक इंटरनेशनल बैंक बनाएंगे कि जिसको भी नुकसान हो रहा है, जो भी जिसको भी सपोर्ट चाहिए, पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, ताकि जो भी फाइनेंस है उसके उसको हेल्प कर पाए। आज भी दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से 21st सेंचुरी में रन कर रही है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक रेफर्ड एज द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, बहुत बार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जो है क्या कहा जाता है, रेफर टू ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, या फिर ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कि एक तो पैसा जो है हमेशा यहाँ पर रहे ताकि इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसको पूरा अच्छे से रन करा जाए, और जो भी सरप्लस प्रोडक्शन है उसका भी बैलेंस अच्छे से बना के चला जा सके। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक पूरा का पूरा फाइनेंशियल ऑपरेशंस देखते थे। 1947 से शुरू हो गया था। डिसीजंस मेकिंग वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर ही लेती थी। यूएस इसमें एक इफेक्टिव राइट रखता था क्योंकि मैम उसके पास वीटो था और वो कोई भी डिसीजन को खारिज भी कर सकता था, यानी कि जो डोमिनेंस थी दैट वाज डोमिनेटेड बाय यूएस। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम था ये काफ़ी ज़्यादा नेशनल करेंसीज को लिंक करता है, मॉनेटरी सिस्टम को लिंक करता है। फिक्स एक्सचेंज रेट्स इन सिस्टम नेशनल करेंसी फॉर एग्जांपल इंडियन रुपीस वर पेग टू डॉलर एट अ फिक्स एक्सचेंज रेट। द डॉलर itself was anchored to gold at a fixed price of $35 पर अनाउंस ऑफ गोल्ड, यानी कि यूएस ने यहाँ पर अपना दबदबा चलाया और जो भी प्राइसेस एक्सचेंज रेट तय होता था वो यूएस ही उसको कंट्रोल करता था, एंड दैट इज हाउ वी कैन से कि आज डॉलर बहुत पावरफुल है इन कंपैरिजन टू रुपी। अब ये जो पोस्ट वॉर अर्ली ईयर्स थे इनमें कुछ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला कि येस डेफिनेटली ग्रोथ हुई इनकम में, लोगों के व्यापार में। यहाँ तक कि जापान में भी जो है लोग अच्छे से इस चीज़ का इम्पैक्ट देखते हैं कि वहाँ पर उनकी ट्रेड काफ़ी अच्छे से जो है 5% जो थी अब वो उन लोगों की इनकम और ज़्यादा यहाँ पर हो गई। द ग्रोथ वाज आल्सो मोस्टली स्टेबल, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई, स्टेबल जो है वो होने गई, और मेन गोल यही था कि सारी चीज़ें स्टेबल हो जाए। एवरेज जो है वो लेस देन अभी भी थोड़ा कम ही था। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दिस डेकेड ऑल्सो सो द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज, ये सारे दशकों में टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट पहुंचती गई। Developing countries were in hurry to catch up the advanced industrial countries, therefore they invest in vast amount of capital, importing industrial plants and equipment featuring modern technology. सब लोगों को जो क्या था, सब लोगों को इतनी जल्दी थी कि वो भी जो एडवांस कंट्रीज है उनसे पार्टिसिपेशन एकदम इक्वल लेवल पर लेके आए, तो वो भी बहुत फास्ट यहाँ पर चीज़ों को कर रही थी। और उसी बीच में बच्चे लोग इंडिया में जो हैं, जो बाकी सारे हिस्से थे किसके, ब्रिटेन के, जो उन्होंने कैप्चर करे हुए थे, उन लोगों की भी आज़ादी की अब मांग बढ़ जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होता है वैसे ही हम लोगों को भी आज़ादी चाहिए होती है कि कहाँ पर जो भी अफ्रीका के, एशिया के बहुत सारे एरिया को कैप्चर करा हुआ था, अब उनको फ्री और इंडिपेंडेंट बनना है। हाउएवर बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, लैक ऑफ रिसोर्सेज थी, तो काफ़ी ज़्यादा कॉलोनियल रूल को टाइम लगा हम लोगों को इससे बाहर आने में। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक डिजाइन टू मीट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज, दे वर नॉट टू एक्यूट टू कोप विद द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द फॉर्मर कॉलोनीज। और बहुत बार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कहता था कि जो भी कॉलोनीज है वो भी प्रिपेयर्ड नहीं है। Thus, from the late 1950s, the Bretton Woods institution began to shift their attention more towards the developing countries. तो धीरे-धीरे बच्चों लोग, इन लोगों ने बोला कि आप लोग तो बहुत डेवलप्ड हो, अब हमें थोड़ा-सा डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ नज़र डालनी पड़ेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, एज कॉलोनीज मेनी ऑफ लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन पार्ट ऑफ वेस्टर्न एम्पायर्स। Now, ironically, as new independent countries facing urgent pressure to lift their population out of poverty, they came under the guidance of international agency dominated by the former colonial powers. Now, this thing you must notice कि ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, भले ही ये कह रही हूँ कि अभी हमें फोकस करना है डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ, बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि ये वही लोग हैं जो कि पुराने कॉलोनियल पावर्स थे, राइट? तो ये वही चीज़ करेंगे कि कहने को तो ये लोग अच्छा कर रहे हैं बट कुछ वो अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे सालों के बाद भी कॉलोनियल पावर्स अभी भी चीज़ों को कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं अफ्रीका जैसी और एशियन बहुत सारे कंट्रीज पर, क्योंकि मैम ये अपना ही फ़ायदा अभी भी देख रहे थे, जो ये ज़रूरी चीज़ थी जैसे कि माइंस और ज़मीनों पर भी अभी इन्हीं का ही कंट्रोल था। तो लार्ज कॉर्पोरेशन और द अदर पावरफुल कंट्री फॉर एग्जांपल यूएस आल्सो मैनेज्ड टू सिक्योर राइट्स टू एक्सप्लॉइट डेवलपिंग कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज वेरी चीपली।
और यूएस का जो वीटो पावर था या जो भी उसकी स्टैंड था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में, उसकी वजह से वो अभी भी गरीब देशों को या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ को, इंडिया भी इसका एक एग्ज़ाम्पल है, अभी भी बहुत सारे जो है यहाँ पर वो अपने राइट्स लेके बैठा था। यूएस बेसिकली ज़्यादा डोमिनेशन इंडिया में नहीं करता है, उसका ज़्यादा डोमिनेंस अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में होता है। एट द सेम टाइम मोस्ट डेवलपिंग कंट्री डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ द वेस्टर्न इकोनॉमीज एक्सपीरियंस इन द 1950s एंड 1960s। अब भाई यहाँ पर क्या हो रहा था ना कि डेवलपिंग कंट्रीज को कोई फायदा नहीं हो रहा था इन दो ऑर्गेनाइजेशन से। तो अब वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो अपने बारे में सोच रही थी, क्योंकि उन्होंने जो पूरा का पूरा बनाया दोनों ऑर्गेनाइजेशन, ये कहीं ना कहीं उन्हीं को ही फेवर कर रहा था। ऐसे में देयरफॉर जो एशियन जो कंट्रीज थी, ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया जिसको कहते हैं G77 टू डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी NIEO का फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब ये जो नियो था बच्चे लोग, ये ऐसा सिस्टम था कि जो रियल कंट्रोल है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज पर, हमारी जमीन पर, हम खुद डिसाइड करें। हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक डोमिनेट कर रहा था अभी भी यूरोपियन पावर्स, है ना। तो ये सारी चीज एंड बेटर एक्सेस टू देयर खुद के जो भी चीजें हैं वो खुद उन्हें चाहिए होती थी। तो एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर बच्चे लोग जो ब्रेटन वुड्स का पूरा डोमिनेंस क्रिएट करा था, यानी कि आप काम एक ही कर रहे हो कि कान इधर से पकड़ना है या घुमा के कान पकड़ना, तो कान ही है ना। तो यहाँ पर बहुत लोगों ने क्या बोला कि हम ब्रिटेन वुड्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अब हमें खुद का ही कुछ चाहिए। डिस्पाइट ईयर्स ऑफ स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ, नॉट ऑल वाज वेल इन द पोस्ट वर्ल्ड वर्ल्ड। बहुत सारी चीज़ें अभी भी ठीक नहीं थी। 1960 से हर चीज़ के प्राइस बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। यूएस डॉलर अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वर्ल्ड प्रिंसिपल जो है करेंसी में नहीं आता था। इट कुड नॉट मेंटेन वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड। गोल्ड के रिलेशन में अभी भी डॉलर की इतनी वैल्यू नहीं थी। इवेंचुअली लेड टू कोलैप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यानी कि अभी जो यहाँ पर यूएस ने पूरा का पूरा तय करा था कि इतना डॉलर का इंडियन गोल्ड रहेगा और ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये फ्लक्चुएट नहीं होगा। अब हम लोगों को इतना ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें मिल गई थी अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, G77 बनाने के बाद, कि हम अपने रेट खुद भी जो है महंगाई के हिसाब से ऊपर नीचे कर पा सकते थे। From the mid 1970s, the international financial system also changed into important ways. Earlier, developing countries जो है international institute को लोन वगैरह के लिए लेने जा सकती थी, but now they were forced to borrow from Western commercial banks and private lending institutions. This led to periodic debt crisis in developing world, lower income and increased poverty, especially in Africa and Latin America. तो बहुत बार जो है यहाँ पर बच्चे लोग फोर्स करा जाता था डेवलपिंग कंट्रीज को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से चीजें लेने के लिए। तो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज नाउ हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट दैट बिगेन rising from the mid 1970s, remained high until 1900. From the late 1970, MNC also began to shift production operation to low wage Asian countries. तो बेसिकली यहाँ पर जो डॉलर की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा जब बढ़ती गई, तो बहुत बार जो बेरोजगारी होती थी वो भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो ऐसे में गरीब देशों की तरफ बहुत बड़ी बड़ी नेशनल कंपनीज ने, मल्टीनेशनल कंपनी ने रुख मोड़ा, क्योंकि वहाँ पर सस्ते रेट पर सारी चीज़ें मिल जाती थी। तो ऐसे में डेवलपिंग कंट्रीज का काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होने लग गया। यानी कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उनको अब जो है उनको एज अपॉर्चुनिटी नहीं समझा जा रहा था, बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको अब ज़्यादा यहाँ पर समझा जा रहा था। चाइना तो हमारे पोस्ट वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी से पहले ही कट हो गया था, उसके खुद के देश में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था। जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी चाइना की, और कोलैप्स हो गया था सोवियत यूनियन का, अब जो है यहाँ पर, जिसकी वजह से सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म ईस्टर्न यूरोप ब्रॉट मेनी कंट्रीज बैक इनटू द फोल्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। अब जो सोवियत यूनियन जो है यहाँ पर कोलैप्स कर जाता है, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी में और बहुत सारी चीज़ें एंटर कर जाती हैं। वेजेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लो थे चाइना में। दस दे बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एमएनसी कम्पीटिंग टू कैप्चर वर्ल्ड मार्केट। और अगर देखें तो जो पैसा होता था, जो लेबर क्लास का पैसा होता था, काफ़ी कम था चाइना में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लोगों के बीच में बहुत गरीबी, तो कम से कम रेट पर काम करने के लिए रेडी हो जाते थे। तो जहाँ पर एमएनसी बड़ा जो है, जैसे कि बहुत बड़ी एमएनसी जो होती हैं, वो जाती थी बड़ी खुशी-खुशी से काम करने। हैव यू नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द टीवी, मोबाइल फ़ोन एंड टॉयज़ वी सी आर मेड इन चाइना? दिस इज़ बिकॉज़ लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट्स लो वेजेस। तो ये जो मेड इन चाइना चीज़ें हम आजकल बहुत दिखती हैं, इसीलिए मिलती हैं कि वहाँ पर बहुत ही सस्ते रेट में लोग काम करने को रेडी हो जाते हैं, वो भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। The relocation of industry to low wage countries stimulated world's capital and ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो। तो ये सस्ते में बनवा देते, अपने देश में महंगा में बेच देते हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। एंड दैट इज हाउ दे हैव पावरफुल इकोनॉमीज इन दीज डेज। In the last 2 decades of world economic geography has been transformed and countries such as India, China and Brazil have undergone rapid economic transformation। और अगर बात करें हम पिछले कुछ 20 सालों की, तो ज्योग्राफी जो इंडिया, चाइना और ब्राज़ील की है, आजकल काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये पूरे चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, जो कि आपको बहुत सारा जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है उसके बारे में सिखाता है और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ आई होंगी, बहुत ही जो है माइन्यूटली हम लोगों ने पूरा चैप्टर कवर करा है।
within such a short period of time. So thank you so much everyone. See you in my next class. Bye bye. Take care. Sending you lots and lots of love. Bye bye.